तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच यकीन 3.0 के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेस ब्यूटीफुल सेशन अप। आज हम लोग बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं ये दो छोटे छोटे से टॉपिक्स, लेकिन अल्टीमेटली पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री में आपके ये टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज हम फर्मेंटेशन के बारे में चर्चा करेंगे। जब आप माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ेंगे 12th क्लास की बायोलॉजी में, तब भी फर्मेंटेशन आपके काम आएगा। एंड आप उसके साथ साथ आज लिंक रिएक्शन के बारे में यानी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि सिर्फ नाम से आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आपको जरा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ चीजों को समझना है। मुझे हर दिन की तरह आपका सिर्फ फोकस चाहिए, अटेंशन चाहिए और कुछ भी नहीं। सारा का सारा समझाने का काम आप अपने भाई पर छोड़ सकते हैं। आई होप आपको ग्लाइकोलिसिस बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुकी होगी और सारे के सारे स्टेप्स आपको याद हो चुके होंगे। एक और बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे ग्लाइकोलिसिस को, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। राइट? क्या हम लोग शुरू कर सकते हैं आज के सेशन को। लाल कलर के दिलों की बारिश हो चुकी है, तारा रारा की बारिश हो चुकी है। बहुत ही बेहतरीन चीज है दोस्तों, ये क्या बात है दोस्त। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस सेशन ऑन टाइम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लव यू सर, लव यू भाई। गुड मॉर्निंग भाई, लॉट्स ऑफ लव। क्या बात है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं आज आप सभी लोग, बहुत शानदार चीज है। अच्छा मेरे दोस्त, चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस में टोटल एटीपी कितनी बनेंगी बैंक में जाने के बाद। टोटल एटीपी कितनी बनेंगी ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या सीखा था, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में। एक 6 कार्बन का ग्लूकोज था, उसके दो टुकड़े हो गए, 3-3 कार्बन के इन टुकड़ों को हमने क्या कहा, पायरुवेट मॉलिक्यूल्स कहा। यानी एक ग्लूकोज से दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बन गए। इस दौरान टोटल एटीपी कितनी बनी, मुझे यह बताइए। शब्द इंपॉर्टेंट है ये वाला, एटीपी गई तेल लेने, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है टोटल। टोटल कितनी बनी थी सर, 8 एटीपी बनी थी। 2 एटीपी जो थी वो तो आपको डायरेक्ट मिल गई थी, आप इमीडिएटली उसको यूज कर सकते हो। और 6 एटीपी आपको बैंक में जाने के बाद यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाने के बाद मिलेंगी, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे NADH के और एक NADH मॉलिक्यूल से बनती हैं 3 एटीपी। तो 2 NADH मॉलिक्यूल से बनी 3 × 2 यानी 6 एटीपी। तो 6 + 2 आपके 8 हो जाएंगे। मुझे यह बताइए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी जान, की नेट एटीपी आपकी कितनी बनी थी इस पूरे के पूरे प्रोसेस में। ग्लाइकोलिसिस में नेट एटीपी आपकी कितनी बनी, यानी ग्लाइकोलिसिस खत्म होते ही आपके हाथ में कितनी एटीपी है जो आप अभी की अभी यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। वो नेट एटीपी कितनी है, एक बार झटपट बताइए। क्या वो नेट एटीपी का नंबर 2 है? यस सर, 2 है। 2 एटीपी ऐसी हैं जो आप झटपट फटाफट यूज कर सकते हैं, एकदम सही है। यहां तक कि एनर्जी डायनेमिक्स आपको समझ में आनी चाहिए कि अभी तक हमने कितनी एनर्जी, कितनी एटीपी बनाई। अब ग्लाइकोलिसिस जो थी, इसमें आप क्या करते हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसको आप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि आपको पता है अगर आपने फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया तो ये जो ग्लूकोज है सेल के अंदर लॉक हो जाएगा, क्योंकि फॉस्फेट होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, तो ग्लूकोज है न्यूट्रल। इसके ऊपर आपने अगर नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट लगा दिया तो ये नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट सेल मेम्ब्रेन को फाड़ करके बाहर नहीं निकल पाएगा। सेल मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती चार्ज मॉलिक्यूल को पास होने के लिए। तो क्या ग्लूकोज अंदर कैद हो गया सेल के? बिल्कुल भाई, इतनी मेहनत करके ग्लूकोज को सेल सेल तक पहुंचाया है, ब्लड में सर्कुलेट करा करके, इसे इतनी आसानी से बाहर थोड़ी निकलने देंगे, इतनी हल्की लॉस थोड़ी खा लेंगे बैठ करके। दैट्स वाई हम लोगों ने ग्लूकोज को अंदर लॉक कर लिया। अब ग्लूकोज के 2 बराबर टुकड़े करने हैं, पायरुवेट बनाने हैं, तो ग्लूकोज के तो 2 बराबर टुकड़े नहीं हो सकते, फ्रक्टोज के हो सकते हैं। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हमने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया। 2 बराबर टुकड़े करने के लिए दोनों साइड फॉस्फेट लगाने पड़ेंगे, तो हमने फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाया। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना करके हमने उसके 2 बराबर टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा बना अल्डिहाइड, एक बना कीटोन, यानी एक बना पागल PGAL यानी फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, और दूसरा बना धप यानी DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। PGAL फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, नाम में ही अल्डिहाइड है। DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एसीटोन नाम में ही कीटोन है। तो नाम से ही पता लग जाता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहां पर लगा हुआ है। फिर ये पागल और धप जो है ये आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, तो दोनों को अलग अलग लिखने की जगह हमने लिख दिया था कि यहां 2 पागल हैं, 2 मॉलिक्यूल बन चुके हैं PGAL के। फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर, फिर पेप यानी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के अंदर, जो कि आपको फोटोसिंथेसिस चैप्टर में भी देखने को मिलेगा, और फिर एंड में बन जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट। ये आपकी कंप्लीट क्या थी, ग्लाइकोलिसिस थी। यानी अगर मैं
एक छोटी सी बात यहां पर लिख दूं, छोटी छोटी लेकिन मोटी बात अगर मैं यहां पर लिख दूं तो वो बात क्या ये हो सकती है कि हमने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिया, जो कि कितने कार्बन का था भैया जी, जो कि 6 कार्बन का था, क्योंकि आपको पता है कि ग्लूकोज जो है इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो जाहिर सी बात है C6H12O6 है, तो यहां पे 6 कार्बन देखने को मिलेंगे। ये क्या हो गया भैया जी, ये आपका ग्लूकोज हो गया। यस सर, ये हमारा ग्लूकोज हो गया। इस 6 कार्बन के ग्लूकोज को अगर मैं ग्लाइकोलिसिस से तोड़ूं तो ग्लाइकोलिसिस में कितने टोटल रिएक्शंस हो रहे थे सर, 10 टोटल स्टेप थे। तो सारे के सारे स्टेप मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ 2-3 एरो यहां पर बना देता हूं और मैं ये कह देता हूं कि हां भाई ये 2-3 एरो बनाने के बाद आपकी ग्लाइकोलिसिस खत्म हो चुकी है। अगर मैं कह रहा हूं ग्लाइकोलिसिस खत्म हो चुकी है तो ये ग्लूकोज जो है ये क्या 2 बराबर हिस्सों में टूट जाएगा। यस सर, ये जो ग्लूकोज है ये 2 बराबर हिस्सों में टूट जाएगा और ये 3-3 कार्बन के जो मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे इनको हम क्या कहते हैं, पाइरुवेट कहते हैं। क्या ये बात एकदम करेक्ट है? यस, तो ये क्या है, ये भी एक पाइरुवेट है 3 कार्बन का, और ये भी एक पाइरुवेट है 3 कार्बन का। तो क्या मैं कह सकता हूं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स में टूट गया, हाँ या ना, झटपट बताइए। यस सर, एकदम सही बात है, इसमें हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। जब ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ तो इस पूरे के पूरे पाथवे को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। यस सर, इस पूरी की पूरी पाथवे को हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, तो ग्लूकोज इज अ शुगर। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, यानी चीरफाड़ करना। तो आपने चीरफाड़ करके ग्लूकोज के 2 टुकड़े कर दिए, एकदम कर दिए सर, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इस दौरान निकला क्या क्या, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां पे आपको नेट एटीपी कितनी देखने को मिली भैया, 2 एटीपी आपकी नेट बनी। 2 एटीपी आपने अपनी जेब से खर्च करी थी और टोटल 4 एटीपी आपकी तैयार हुई थी, तो 2 एटीपी आपको नेट मिली। 2 एटीपी के अलावा आपको और क्या मिला जो आपको बैंक में भेजना है, यहां पर आपको मिले 2 NADH मॉलिक्यूल्स। क्या यह बात करेक्ट है? आपको मिले 2 NADH मॉलिक्यूल्स। क्या यहां तक की बात करेक्ट है? एकदम करेक्ट है सर। क्या 2 NADH मॉलिक्यूल मिले थे? हां सर, एक NADH मॉलिक्यूल बनाता है 3 एटीपी, तो 2 NADH मॉलिक्यूल कितनी बनाएंगे, 6 एटीपी बना लेंगे। यही हमारी पूरी डिस्कशन हुई थी कि 6 एटीपी प्लस 2 एटीपी इज इक्वल टू 8 एटीपी टोटल नंबर। और नेट कोई पूछे कि कितनी एटीपी हमारे पास अभी है एज इट इज यूज करने के लिए, अभी अगर मुझे एनर्जी चाहिए तो कितनी एटीपी को मैं अभी यूज कर सकता हूं, इसको बैंक में भेजना पड़ेगा। ये एटीपी मुझे बाद में मिलेंगी, अभी मेरे पास सिर्फ 2 एटीपी है, ये मेरे पास नेट एटीपी है। क्या यहां तक की बात क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। अब ये जो पाइरुवेट मॉलिक्यूल है, अब ये जो आपके 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल बने हैं, इनका क्या फेट है, इनका क्या भविष्य है, यही हमारा आज का पहला टॉपिक है, जिसको हम क्या कहते हैं, फेट ऑफ पाइरुवेट। फेट का मतलब क्या होता है, भविष्य। यानी ये जो पाइरुवेट है अब ये क्या क्या कर सकता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। तो पाइरुवेट का पहला भविष्य क्या हो सकता है, आराम से सुनने और समझने की कोशिश करिएगा दोस्त, बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा आपको। पहला जो आपका यहां पर भविष्य हो सकता है, ये क्या हो सकता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एब्सेंट है तो इसको आप क्या कहेंगे, अनएरोबिक कंडीशन कहेंगे, हाँ या ना? यस सर, अनएरोबिक कंडीशन कहेंगे। और अनएरोबिक कंडीशन में अगर आप इस पाइरुवेट को रिएक्ट करवा रहे हो तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। तो ये फर्मेंटेशन रिएक्शंस होने शुरू हो जाएंगे अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है ना, कि ऑक्सीजन अवेलेबल होगी या नहीं होगी। कोई एरोबिक होते हैं, कोई एनारोबिक होते हैं, तो बहुत सब्जेक्टिव चीज है ये तो हम देख लेते हैं कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो ऑक्सीजन की कमी के दौरान ये पाइरुवेट क्या क्या कर सकता है, ये 2 प्रकार के रिएक्शन शो कर सकता है। आराम से देखिएगा, ये 2 प्रकार के रिएक्शन शो करेगा। ये 2 प्रकार के रिएक्शन कौन कौन से होंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसा प्रोडक्ट बना रहे हो, इस 3 कार्बन के पाइरुवेट को आप कौन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, इस बेसिस पे आप फर्मेंटेशन का नाम रखते हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये जो पाइरुवेट है, यहां पर ये जो पाइरुवेट है, इसको आपने कॉपी कर लिया। ये 3 कार्बन का पाइरुवेट था ना, ये 3 कार्बन का पाइरुवेट था, यहां पर हमने 3 कार्बन का पाइरुवेट बना लिया है ना। इससे 3 कार्बन का लैक्टिक एसिड बन चुका है।
3 कार्बन का ही होता है पायरुवेट और 3 कार्बन का ही होता है लैक्टिक एसिड। तो बताइए यहां पर कोई डिफरेंस आया नंबर ऑफ कार्बन्स में? कोई डिफरेंस नहीं आया सर। ग्लूकोज के आपने 2 टुकड़े किए, 3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स बने जिनको पायरुवेट कहा या पायरुविक एसिड कहा। अगर ये पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की एब्सेंस में फर्मेंटेशन कर रहा है और लैक्टिक एसिड बना रहा है तो बताइए इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? सर अगर लैक्टिक एसिड बन रहा है तो इस प्रोसेस का नाम क्या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा, हाँ या ना? भाई ऐसा फर्मेंटेशन प्रोसेस जिसमें लैक्टिक एसिड बन जाए, ऐसा फर्मेंटेशन प्रोसेस जिसमें पायरुवेट लैक्टिक एसिड बना ले, क्या इस प्रोसेस को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहा जाएगा, हाँ या ना? यस। सर एंजाइम कौन सा लगेगा? एंजाइम कौन सा लगेगा मेरे भाई, आप खुद बताइए। एंजाइम लगेगा, यहां पर लैक्टिक एसिड बन रहा है या लैक्टेट बन रहा है तो एंजाइम लगेगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। सर डिहाइड्रोजिनेज क्यों बोला? एंजाइम का नाम हमेशा उस बेसिस पे रखा जाता है कि एंजाइम कैसा रिएक्शन कर रहा है। डिहाइड्रोजिनेज अगर बोला है, डिहाइड्रोजिनेज अगर बोला है तो हाइड्रोजन निकाल रहा होगा, ये हाइड्रोजन निकाल रहा होगा। डिहाइड्रोजिनेज मतलब NAD के साथ कुछ रिएक्शन हो रहा है इसका, तो ये क्या करेगा मेरे भाई, आपका NADH बना था इस प्रोसेस के दौरान, ग्लाइकोलिसिस के दौरान NADH बना था। ये जो NADH है दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NAD में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर आपका NAD से NADH बना था, इसको दोबारा से आप NAD में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या लिख सकते हो? दिस NAD मॉलिक्यूल इज रीजनरेटेड। दोबारा से चाहिए होगा ना आपको NAD मॉलिक्यूल, इट इज रीजनरेटेड, ये रीजनरेट हो जाएगा मेरे भाई। दोबारा से ग्लाइकोलिसिस शुरू होगी तो NAD मॉलिक्यूल तो चाहिए ना NADH बनाने के लिए, तो बार बार नए नए NAD थोड़ी आते रहेंगे, यही NAD रिसाइकल होता रहेगा। तो मेरे दोस्त आपने क्या किया, यहां पर ये जो NADH बना था इसको दोबारा से NAD में कन्वर्ट कर दिया, तो आपके पास दोबारा से ग्लाइकोलिसिस में यूज करने के लिए NAD आ गया और आपने क्या किया, पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट कर दिया, यानी लैक्टिक एसिड बन चुका है। इसे हम कह रहे हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। जो प्रोडक्ट बनेगा वैसा ही फर्मेंटेशन का नाम हो जाएगा। लैक्टिक एसिड बन रहा है या लैक्टेट बन रहा है तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या लैक्टेट फर्मेंटेशन नाम हो गया प्रोसेस का, और एंजाइम हो गया लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। कुछ याद ही नहीं करना पड़ा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, आराम से सुनिएगा मेरे दोस्त। यहां पर क्या हुआ, यहां पर अब आप अल्कोहल भी बना सकते हैं, यहां पे अब आप अल्कोहल भी बना सकते हैं। तो क्या होता है दोस्त, दूसरी जो फर्मेंटेशन होती है इसको हम प्यार से कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यहां पर सबसे पहले एक एंजाइम लगता है, इसको हम क्या कहते हैं, यहां पर सबसे पहले एक एंजाइम लगता है, इसको हम कहते हैं पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, बताइए क्या करता होगा? सर नाम है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, यानी ये जो 3 कार्बन का पायरुवेट है इससे कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर देगा। डीकार्बोक्सिलेज यानी इससे डिलीट कर देगा एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या यहां पर 2 कार्बन की एक चीज बचेगी? क्या यहां पर 2 कार्बन की एक चीज बचेगी प्लस एक CO2 रिलीज हो जाएगा, हाँ या ना? यस। इसे कहते हैं हम पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन। पायरुवेट 3 कार्बन का था, उससे हमने एक कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर दिया, एक कार्बन डाइऑक्साइड डिलीट कर दिया, इसी को तो डीकार्बोक्सिलेशन कहा। डी का मतलब डिलीट, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तो डिलीट कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 कार्बन की चीज बची। इस 2 कार्बन की चीज को हम लोग क्या कहते हैं प्यार से? एसिटल्डिहाइड कहते हैं, एसिटल्डिहाइड कहते हैं। अब ये जो एसिटल्डिहाइड है इसको आप किस में कन्वर्ट कर देंगे? अब ये जो एसिटल्डिहाइड है इसको आप किस में कन्वर्ट कर देंगे मेरे दोस्त? इसको आप कन्वर्ट कर देंगे अल्कोहल में, 2 कार्बन के अल्कोहल में। तो यहां पर आपका 2 कार्बन का एसिटल्डिहाइड से अल्कोहल बन जाएगा। इस 2 कार्बन के अल्कोहल को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? बच्चा बच्चा बता देगा। इसको क्या कहा जाता है? इथेनॉल कहा जाता है या इथाइल अल्कोहल कहा जाता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अगर मेरे दोस्त यहां अल्कोहल बन रहा है ना, तो यहां पर आपका एंजाइम कौन सा लग जाएगा? यहां पर एंजाइम लग जाएगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की जगह अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज लग जाएगा। यस और नो? यस सर, डिहाइड्रोजिनेज।
और मेरे दोस्त डीहाइड्रोजिनेज अगर नाम लग गया, डीहाइड्रोजिनेज अगर नाम लग गया तो हाइड्रोजन को आप डिलीट कर रहे हो, यानी ये सेम सेम सा रिएक्शन हो जाएगा मेरे भाई, सेम सेम सा रिएक्शन हो जाएगा। यानी यहां भी आपका NaDH से NaD बन जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। डीहाइड्रोजिनेज मतलब हाइड्रोजन का लेना देना है इस रिएक्शन से, तो मेरे भाई यहां पर NaDH से आपने NaD बना लिया ना, ये क्या हो गया आपका, रीजनरेट हो गया। आपको अगर ग्लाइकोलिसिस करनी है तो इसको भी तो आपको रीजनरेट करना होगा। ये जो सेम चीज है NaD ग्लाइकोलिसिस में काम आएगी, तो इसको भी तो आपको रीजनरेट करना होगा। सिंपल सी बात है। ये है आपके एंजाइम्स, ये है आपका प्रोडक्ट। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बनेगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल बनेगा, है ना। ये है आपका केस जब ऑक्सीजन एब्सेंट है, अनएरोबिक कंडीशन पाई जा रही है। अगर एरोबिक कंडीशन पाई जा रही है तो, अगर एरोबिक कंडीशन पाई जा रही है तो आप क्या कहेंगे, अगर एरोबिक कंडीशन पाई जा रही है, इफ ऑक्सीजन प्रेजेंट, इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक कंडीशन है, तो क्या एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। इसको फर्मेंटेशन नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। कहेंगे मेरे भाई, बिल्कुल कहेंगे। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो हम सबसे पहला जो रिएक्शन कराएंगे इसको हम लोग कहेंगे लिंक रिएक्शन, जो कि हमारा आज का सेकंड टॉपिक है। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट लिखवा देता हूं लिंक रिएक्शन का। तो अगर पायरुवेट आपका आगे चल के एसिटाइल कोएंजाइम A बनाए तो इसको हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। तो यहां एंजाइम कौन सा लगेगा, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट बन रहा था तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल बन रहा था तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट पे डायरेक्टली आपका डिहाइड्रोजिनेज अटैक कर रहा है, तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका, एसिटाइल कोएंजाइम A बन जाएगा। एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन का होता है सर, 2 कार्बन का होता है। अगर 3 कार्बन का पायरुवेट था, ये 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम A बना रहा है, तो एक CO2 रिलीज हो जाएगा, एक CO2 रिलीज हो जाएगा। ये है आपका लिंक रिएक्शन। और ये जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम A है, ये जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम A है, ये आगे चल के क्रैब साइकिल में एंटर कर जाएगा, क्रैब साइकिल में एंटर कर जाएगा, जिसको TCA साइकिल भी कहते हैं। अब ये 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम A है, ये 2 कार्बन आपके अलग से और रिलीज कर दिए जाएंगे। तो क्या ग्लूकोज के टुकड़े टुकड़े हो गए। एकदम आराम से समझने की कोशिश करिएगा, दोबारा बताऊंगा पूरा कॉन्सेप्ट, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 5 बार रिपीट करने को बोलोगे 5 बार रिपीट करूंगा, आराम से सुनो। पर मैंने कहा कि सबसे पहले सबसे शुरू में मेरे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, करेक्ट, यस सर, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन का है। अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन करानी है, तो क्या मुझे ये जो 6 कार्बन का ग्लूकोज है इसका एक एक कार्बन अलग करना पड़ेगा। क्या मुझे इस ग्लूकोज के 6 टुकड़े करने पड़ेंगे, एक टुकड़ा ये वाला, ये कार्बन अलग, दूसरा टुकड़ा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये। क्या मैं 6 टुकड़े करूंगा तभी मैं बोलूंगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुई है। यस सर, बिल्कुल तभी मैं बोल पाऊंगा कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुई है। अगर कोई 2 कार्बन भी जुड़े रह गए, लेट्स से मैंने इस कार्बन को तोड़ दिया, ये अलग हो गया, इस कार्बन को तोड़ दिया अलग हो गया, इसको तोड़ दिया अलग हो गया, इसको तोड़ दिया अलग हो गया, अगर ये दोनों भी साथ जुड़े रह गए तो भी मैं ये नहीं कह सकता कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुई है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब कतरा कतरा धुआं धुआं हो जाना चाहिए। अगर 6 कार्बन का ग्लूकोज है तो 6 टुकड़े हो जाने चाहिए, सारे कार्बन अलग अलग। अगर 12 कार्बन के शुगर में लेके बैठा हूं, सुक्रोज लेके बैठा हूं, तो 12 टुकड़े हो जाने चाहिए। कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड सलामत ना रहे, सिर्फ तभी मैं बोलूंगा कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुई है। और मुझे इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करनी है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस ग्लूकोज के 2 टुकड़े कर डाले, 3-3 कार्बन के। इन दोनों टुकड़ों को क्या मैंने पायरुवेट कह दिया। तो अब मुझे सिर्फ ये बॉन्ड तोड़ना है, ये बॉन्ड तोड़ना है, ये सारे कार्बन अलग हो जाएंगे। ये बॉन्ड तोड़ना है, ये बॉन्ड तोड़ना है, सारे कार्बन अलग हो जाएंगे। इनके बीच का बॉन्ड तो ऑलरेडी टूट चुका है। यानी अब मुझे जो पायरुवेट थे इसके 2 बॉन्ड तोड़ने हैं, इसके 2 बॉन्ड तोड़ने हैं। करेक्ट, एकदम करेक्ट सर। अब ये जो पायरुवेट है 3 कार्बन का, इसको मैंने एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट कर दिया, जो 2 कार्बन का है, यानी 2 कार्बन का है, यानी ये बॉन्ड फिर तोड़ दिया मैंने। ये बॉन्ड अगर मैंने फिर तोड़ दिया तो 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम A बचा हुआ है। इस एसिटाइल कोएंजाइम A को जब मैं क्रैब साइकिल में डालूंगा तो ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, ये अलग, ये अलग। बात समझ में आई या नहीं। तो क्या जब मैं क्रैब साइकिल में घुस रहा होता हूं तो क्या मैं एरोबिक रेस्पिरेशन या कंप्लीट ब्रेकडाउन की बात कर रहा होता हूं, हां या ना। चमका कॉन्सेप्ट, यस और नो। अगर मुझे पूरा का पूरा तोड़ना है ग्लूकोज को,
तो मुझे एरोबिक रेस्पिरेशन में घुसना ही होगा, क्योंकि जब मैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन की बात करता हूं तो यहां ये 2 कार्बन जुड़े रह गए इथाइल अल्कोहल में, यहां ये तीनों के तीनों कार्बन जुड़े रह गए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन थोड़ी हुई है। अगर मैंने कहा एक भी कार्बन कार्बन बॉन्ड जुड़ा रह जाता है तो आप उसे कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं कह सकते। यहां पर भी आपका एक बॉन्ड जुड़ा रह गया, यहां पर भी आपके 2 बॉन्ड जुड़े रह गए, दिस इज नॉट कंप्लीट ऑक्सीडेशन। यहां पर जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम है इसके सारे कार्बन रिलीज हो गए, 2 कार्बन का था ये, दोनों कार्बन रिलीज हो गए, एक CO2 पहले रिलीज हो गया, पाइरुवेट का तीनों कार्बन अलग हो गए, इसे मैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहता हूं। सो पहला पॉइंट यही है, इफ यू वांट टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इफ यू वांट टू गेट मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यू नीड टू ऑप्ट दिस पाथवे, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में जाओगे तो ज्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी क्योंकि सारे बॉन्ड टूट ही नहीं रहे। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ, यानी फर्मेंटेशन में क्या हुआ, सिर्फ प्रोडक्ट का नाम देखो। फर्मेंटेशन में क्या होता है, पहला ऐसा टाइप का फर्मेंटेशन है जिसमें 3 कार्बन के पाइरुवेट से 3 कार्बन का लैक्टेट बना या लैक्टिक एसिड बना। तो बताओ क्या ये दोनों चीजें बैलेंस्ड है? एकदम बैलेंस्ड है सर। 3 कार्बन का मेरा पाइरुवेट, 3 कार्बन का मेरा लैक्टेट, कोई कार्बन का डिफरेंस नहीं है, 3 इज इक्वल टू 3। तो क्या कोई CO2 निकलेगा यहां पर? कोई CO2 नहीं निकलेगा सर, CO2 निकलने की जगह ही नहीं है। लेकिन जब मैं अल्कोहल बनाता हूं, जब मैं मेरे भाई 3 कार्बन के पाइरुवेट को 2 कार्बन के अल्कोहल में कन्वर्ट करता हूं तो ये बैलेंस नहीं है ना। 3 इज इक्वल टू 2 + 1, तो 1 जो है ये क्या निकलेगा, CO2 के फॉर्मेट में निकलेगा। आप सभी लोग भगवान की कृपा से 12वीं पास हैं तो आपने एक चैप्टर जरूर पढ़ा होगा जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आपने देखा होगा कि जब आप इडली बनाते हैं, जब आप डोसा बनाते हैं, जब आप चीजों को फर्मेंट करा रहे होते हैं, उस टाइम पर CO2 की वजह से पफ्ड अप अपीयरेंस आती है आपके डो की, है ना। जब आप ब्रेड बना रहे होते हैं तो फूल जाती है ब्रेड, दैट पफ्ड अप अपीयरेंस इज बिकॉज ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। जो फूला फूला दिखाई देता है आपको डो, जब आप गूंदते हैं ब्रेड बनाने के लिए आटा को, मैदा को, तो आपको फूला फूला अपीयरेंस दिखाई देता है, दैट इज बिकॉज ऑफ CO2। जो स्विस चीज आपको मिलता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी से, जो कि आप आगे पढ़ेंगे, मैं खुद ही आपको पढ़ाऊंगा, उसमें भी जो होल्स होते हैं दे आर बिकॉज ऑफ CO2। तो मुझे फटाफट बता दीजिए चैट सेक्शन के अंदर कि उसके अंदर कौन सी फर्मेंटेशन हो रही होती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन? खुद बताइए। अगर मैं कह रहा हूं कि स्विस चीज के जो छेद हैं वो CO2 रिलीज की वजह से है और डो की जो पफ्ड अप अपीयरेंस है वो भी CO2 की वजह से है, तो मुझे इतना बता दीजिए कि कौन सी फर्मेंटेशन वहां पर हो रही होगी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन? सर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्योंकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में तो CO2 निकलती ही नहीं है। एकदम सही बात है। तो आप जब लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको आगे भी मदद मिल रही होगी, इसलिए मैंने आपको यहां पर काफी सारे ऐसे फैक्ट बताए जो कि आगे आपकी हेल्प कर रहे हूं, आगे आपको चीजें ज्यादा आसान लग रही हूं। यहां पर आपका लैक्टिक एसिड या लैक्टेट अगर बन रहा है तो इस फर्मेंटेशन का नाम भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा और एंजाइम का नाम भी लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज होगा। डिहाइड्रोजिनेज मतलब NADH यहां पार्टिसिपेट कर रहा है, NAD को रीजनरेट कर रहा है, क्योंकि यहां आगे चल के आपको किसी बैंक में नहीं जाना है। ये जो फर्मेंटेशन है इसमें काफी कम एनर्जी मिलती है। ये NADH आप ATP बनाने के लिए यूज नहीं कर रहे हो, राइट? ये NADH आप ATP बनाने के लिए यूज नहीं कर रहे हो, तो ये कहां जाएगा, NAD को रीजनरेट कर लेगा, ये NAD दोबारा से फिर आपका NADH बना लेगा। तो इस NADH से कोई एनर्जी नहीं मिल रही, कोई ATP नहीं मिल रही, दैट्स व्हाई इट इज लेस एनर्जी वाला प्रोसेस। सिमिलरली यहां पर भी जो NADH बना था ये बैंक में नहीं जाएगा, ये दोबारा से आपका NAD को रीजनरेट कर लेगा। यहां अल्कोहल बन रहा है तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहां लगता है और पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, क्योंकि यहां कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है तो डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है तो डी कार्बोक्सिलेज भी लगेगा। तो यहां एक एंजाइम है LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, यहां है पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। बात चमकिया नहीं? यस और नो? क्या ये बात एकदम सही है? क्या ये बात एकदम शानदार है? यहां तक आपको सारी की सारी चीजों की क्लैरिटी है? इससे आसान तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता भाई, ये बहुत बेसिक लेवल से उठा है, सुप्रीमली बेसिक लेवल, है ना। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो बार बार रिपीट करेंगे, कोई टेंशन नहीं है मेरे भाई। अगर आपको ग्लाइकोलिसिस करानी है तो ग्लाइकोलिसिस में आपका ATP बन रहा था और NADH बन रहा था। इस NADH को आपने कैसे बनाया था, NAD इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू NADH, ये NAD इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू NADH। तो ये NAD तो चाहिए ना आपको NADH बनाने के लिए, तो मामा की दुकान तो है नहीं कि बार बार नए नए NAD आएंगे, इसको आप दोबारा से रीयूज कर सकते हो।
वहां आपने ग्लाइकोलिसिस में NAD से NADH बनाया, यहां आपने फर्मेंटेशन में NADH से दोबारा से NAD बना लिया, फिर ये वहीं ग्लाइकोलिसिस में जाएगा, NAD से NADH, फिर यहां NADH से NAD, इस तरीके से प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, है ना। यहां आपका जो NADH है इसको हम लोग बैंक में भेजते हैं ATP बनाने के लिए, तो यहां अभी NADH से NAD नहीं बना, यहां खूब सारी एनर्जी निकलती है, यहां NADH जाएगा बैंक में, यहां कोई बैंक नहीं है, यहां कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो यहां मेरे भाई आपको NAD को ही रीजनरेट करना है, कुछ तो निकाल लो वापस, तो रीजनरेशन कर ली। अब यहां पर एक छोटी सी बात मुझे बताइए कि ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये कहां पर हो सकती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहां पर हो सकती है, खुद बताइए। अब एक और चीज आपको मैं क्या करूंगा, रिलेट करा के पढ़ाऊंगा, आराम से सुनिएगा। क्या लैक्टिक एसिड कहीं पर सुना हुआ है? ऐसी दो जगह बताइए जहां आपने बायोलॉजी में लैक्टिक एसिड सुना हो। सर सबसे पहला लैक्टिक एसिड हमने सुना है अपने शरीर में बनता हुआ, समझ लीजिए आप जिम में जाकर के, जिम में बहुत तगड़ी तगड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रखा है, लेकिन तभी साइड में क्या है, एक मोहतरमा आ गई जो कि आपकी क्रश है, उसको देख करके आपने भैया 20-20 किलो और ऐड कर दिया, ये आर्नोल्ड बन गए, उस टाइम पे सांस फूल जाएगी ना, उस टाइम पे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, लेकिन एनर्जी पूरी चाहिए वरना क्रश के सामने बेइज्जती हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी एनर्जी बनाने के चक्कर में आप इस NADH को बैंक में नहीं भेजोगे, आपकी बॉडी क्या करने लगेगी, आपकी बॉडी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करने लगेगी, इसी लैक्टिक एसिड की वजह से घर आके रोगे फिर लेग डे था सर, बहुत ज्यादा मेहनत कर डाली है ना, पैर में क्या हो गया, लैक्टिक एसिड जमा हो गया। धीरे धीरे जब आप थोड़ा सा आराम करेंगे तो लैक्टिक एसिड क्या होता है, और मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, दर्द होना बंद हो जाता है। तो पहला क्या हो जाता है, ये आपका मसल्स में हो सकता है, मसल्स में हो सकता है ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो मसल्स में हो सकता है लैक्टिक एसिड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, दूध को दही में कन्वर्ट कर सकता है। आपने पढ़ा होगा सेम चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कि दूध को अगर दही में कन्वर्ट करना है तो आपको लैब चाहिए, यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी लैक्टोबैसिलस, एक ऐसा बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड बनाता है। ये एसिड मिल्क के प्रोटीन्स को पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं और उनको इकट्ठा कर देते हैं, इसीलिए दही होता है गाढ़ा और दूध होता है पतला, क्योंकि जब दूध को हम दही में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उसके प्रोटीन्स एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, कोएगुलेट हो जाते हैं, तो गाढ़ापन जो है आपको दही में देखने को मिलता है। तो यहां पर मसल्स में एज वेल एज कर्ड मेकिंग के दौरान क्या आपको ये देखने को मिलते हैं। क्या रिलेट कर पाए, यस और नो? यस सर रिलेट कर पाए, नहीं भी कर पाए तो उस चैप्टर में कर लोगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अल्कोहल कहां बनती है, यह बात सुनी हुई है कहीं पर, यह फैक्ट कहीं देखेला लगता है? हां सर देखेला लगता है। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो गंगाधर और शक्तिमान दोनों है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ब्रेड जब बनाता है तो उसे बेकर्स ईस्ट कहा जाता है, और जब वो दारू की भट्टी में दिन रात काम करता है, अल्कोहल बनाता है, तो उसे ब्रीवर्स ईस्ट कहा जाता है। बेकरी में काम करके ब्रेड बनाए तो बेकर्स ईस्ट, ब्रेवरी में शराब की भट्टी पे काम करके शराब बनाए तो उसे कहते हैं ब्रीवर्स ईस्ट, है सेम ही जिसे कहते हैं सैकेरोमाइसिस सर्वाइसी। तो मेरे भाई ये जो इथेनॉल है, ये फॉर्मेशन, अल्कोहल फॉर्मेशन किस में हो जाएगी, एग्जाम्पल क्या यहां पर ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। यहां पे जो कर्ड मेकिंग है लैक्टोबैसिलस, नाम से ही पता लग रहा है, लैक्टो यानी कि मिल्क पे अटैक करने वाला, और बैसिलस यानी डंडे जैसी शेप का बैक्टीरिया, रॉड शेप बैसिलस, गोल मटोल कोकस, कॉमा शेप विब्रियो, स्प्रिंग शेप स्पाइरलम, चार ही तो शेप होती हैं। तो ये बैसिलस है तो नाम से पता लग रहा है कि बैक्टीरिया है, और यहां पर ईस्ट है आपका जो कि शराब बना सकता है। बात समझ में आई? क्या यहां पर ये एग्जांपल हमको याद करने की जरूरत थी? क्या मैं कॉन्शियसली बैठ के एग्जांपल याद करूं, आपको सच में लगता है? नहीं सर, ये तो हम कॉमन सेंस से भी पता लगा सकते हैं, राइट? तो ये है आपके फेट ऑफ पायरुवेट। या तो ये जो पायरुवेट है ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से लैक्टिक एसिड बनाएगा यानी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, या ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से अल्कोहल बनाएगा यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, या ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पूरा का पूरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेगा, कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाएगा और बना लेगा खूब सारी एटीपी। क्या ये बात करेक्ट है? क्या ये बात करेक्ट है मेरे दोस्त? यस सर एकदम करेक्ट है। यहां तक समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया तो बता दीजिए, है ना? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, शानदार, क्या बात है यार, समझदार हो गए आप तो, बढ़िया।
आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड थोड़ा सा आगे बढ़ के इन फर्मेंटेशन वाले टॉपिक्स को थोड़ा और क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। हल्का सा फर्मेंटेशन वर्सेस एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी समझ लीजिए अगर जो आपके माइक्रोब्स है या आपकी बॉडी है उसमें ऑक्सीजन नहीं है तो क्या गड़बड़ हो सकती है, और ऑक्सीजन है तो क्या अच्छा हो सकता है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली। मजा आ जाएगा टॉपिक को देख करके, क्योंकि आगे एक टॉपिक है एनसीईआरटी में, उसको मैं यहीं पर पढ़ा दूंगा। इसी चैप्टर में आगे एक टॉपिक है, उसको मैं यहीं पर क्लियर करा दूंगा। सारे डिफरेंसेस यहीं क्लियर हो जाएंगे, तो आगे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आराम से मुझे सोच समझ के बताइए कि टोटल एटीपी इन फर्मेंटेशन कितनी बनी, टोटल एटीपी पूरे प्रोसेस में कितनी बनी। यस, आराम से देखने की कोशिश करिएगा, पता लगाने की कोशिश करिएगा। यहां से शुरू करते हैं, किसी भी फर्मेंटेशन में चलते हैं। पहले लैक्टिक वाले में चलेंगे, फिर अल्कोहलिक वाले में चलेंगे, दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले मैंने लिया ग्लूकोज, ठीक है, सबसे पहले मैंने लिया ग्लूकोज लेने के बाद मेरे भैया मैंने यहां से 2 एटीपी निकाली, मैंने यहां से 2 NADH निकाले और फिर पायरुवेट बन गया। क्या मैंने पूरे के पूरे ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ 2 एटीपी और 2 NADH ही निकाले? एकदम सही बात है, सिर्फ 2 एटीपी और 2 NADH निकाले, इससे ज्यादा कुछ नहीं निकाला, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब यह पायरुवेट यहां से यहां गया और यहां से यहां गया, तो इस दौरान क्या कोई एटीपी बनी? कोई एटीपी नहीं बनी। ये जो NADH था, क्या कोई इससे एटीपी बनी? नहीं सर, ये जो NADH थे ये तो NAD में दोबारा से कन्वर्ट हो गए, तो इस NADH से कोई एटीपी नहीं बनी और कोई नई एटीपी नहीं बनी, यानी टोटल जो एटीपी है वो हमारे पास 2 है। क्या टोटल जो एटीपी है वो हमारे पास 2 है? मैंने प्रूफ कर दिया है, बिल्कुल प्रूफ कर दिया है। सर दूसरा केस लेकर देख लो, दूसरा केस लेकर देख लेते हैं। जब मैंने ग्लूकोज को लिया और इसको पायरुवेट में कन्वर्ट किया, तो क्या इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में मेरे पास 2 एटीपी और 2 NADH आए? उसके बाद जब मैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर रहा हूं, तो क्या यहां पर कोई नई एटीपी बनी? नहीं बनी। क्या ये जो NADH था ये NAD में कन्वर्ट हो गया? बिल्कुल कन्वर्ट हो गया। क्या ये बैंक में जाकर नई एटीपी बनाने लगा? नहीं बनाने लगा। तो इसने तो कोई एटीपी नहीं बनाई, नई एटीपी कोई और भी नहीं बनी, सिर्फ ये 2 एटीपी है, एज इट इज पड़ी हुई है। यानी कोई भी आप फर्मेंटेशन ले लो, टोटल एटीपी क्या 2 है? क्या मैंने यहां पर प्रूफ करके दिखाया है? बकायदा एकदम प्रूफ करके दिखाया है सर जी। तो टोटल एटीपी कितनी हो गई? 2 एटीपी हो गई, 2 एटीपी हो गई। भाई नेट लिख लो चाहे टोटल लिख लो, दोनों की दोनों 2 ही एटीपी है। करेक्ट? ये आपने अभी देखा, ये आपकी पहली चीज है विच यू हैव करेक्ट। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर। यहां टोटल एटीपी कितनी मिलती है इसको हम आगे देखेंगे, क्योंकि हमने अभी पूरा पढ़ा नहीं है। एरोबिक रेस्पिरेशन जब हम पूरा पढ़ेंगे, आपका क्रैब्स साइकिल, ETS जब सब खत्म हो जाएगा तो आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। अभी अगर आपको याद है पिछली साल का कुछ भी तो आप बता सकते हैं चैट सेक्शन में, अदरवाइज मैं आपको आंसर बताऊंगा। टोटल एटीपी कितनी बनती है मेरे भाई? यहां पर कितनी बनती है टोटल एटीपी? सर एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज करेंगे तो कितनी बनेंगी? 36 से 38 एटीपी बनेंगी। 36 बनेंगी या 38 बनेंगी, आज मैं आपको समझाऊंगा कि 36 कब बनती है, 38 कब बनती है, ये टेंशन मत लो। 36 से 38 बनती है। क्या कहीं सुनीला लगता है ये नंबर? हाँ सर लगता है, 36 से 38 सुना हुआ नंबर लगता है। तो इसको अभी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बकायदा मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। एक एक एटीपी का हिसाब किताब होगा मेरे भाई, कोई भी बात हवा में नहीं होगी कि सर ने बोल दिया तो लिख लो, ऐसा नहीं है। एक एक एटीपी का हिसाब किताब आपको दिया जाएगा बकायदा, कि कितनी एटीपी कहां बनी, कैसे बनी, कब बनी, क्यों बनी, सब बताया जाएगा, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, तो पहली बात तो यहां पर लेस एनर्जी इज फॉर्म्ड, तो लेस देन 7% एनर्जी stored in glucose is released। यहां पर भैया आपका 36 से 38 एटीपी बन रही है और यहां पे सिर्फ 2 एटीपी बन रही है, तो लेस देन 7% आपकी एटीपी बनती है। यहां पर अगर आप लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं? इसी के रिस्पेक्ट में आप क्या लिख सकते हैं? मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या फायदा है? मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। करेक्ट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आराम से सुनिएगा, बहुत प्यारा पॉइंट है। प्यारा पॉइंट ये कहता है कि हजार्डस प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड। हजार्डस प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड। हजार्डस प्रोडक्ट रिलीज होते हैं इस प्रोसेस के दौरान।
कौन कौन से हजार्डस प्रोडक्ट रिलीज हो गए? एक तो भैया जो आपको दर्द में तड़पा देता है वो प्रोडक्ट रिलीज हुआ है, जैसे कि लैक्टेट। भाई लैक्टिक एसिड जब आपकी मसल में जमा हो जाए तो नींद थोड़ी आती है, दर्द में कराह रहे होते हो, तो ये जो है लैक्टिक एसिड ये क्या देता है? पेन देता है, मसल पेन देता है। तो अच्छी चीज तो नहीं हुई, दर्द उतना भी अच्छा नहीं है मेरे भाई, तो ये आपको मसल पेन देता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये आपको क्या देता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से लैक्टेट बना, और शराब वाली फर्मेंटेशन से क्या बनी? अल्कोहल बनी। क्या अल्कोहल अच्छी चीज है? नहीं दोस्त, ये बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है, अल्कोहल बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। तो या तो ये आपको लैक्टिक एसिड देगा या आपको अल्कोहल देगा। मैं अल्कोहल के बारे में एक खास बात बताता हूं आपको, एक ऐसी बात जिसको सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे अगर आप पहली बार बायोलॉजी ढंग से पढ़ रहे हैं, इज्जत से पढ़ रहे हैं। तो ये जो अल्कोहल बनाने वाला ईस्ट है ना, सैक्रोमाइसिस, जो खुद अल्कोहल बनाता है, जब ये खुद अल्कोहल बना रहा होता है, अपने आसपास अल्कोहल जमा कर रहा होता है, तो जब अल्कोहल की कंसंट्रेशन 13% से ज्यादा हो जाती है तो इस ईस्ट की खुद की डेथ हो जाती है। यानी ऐसा एक केमिकल जो बनाने पे आपकी खुद की मौत हो जाए, क्या वो केमिकल अच्छा हो सकता है? कभी अच्छा नहीं हो सकता। अल्कोहल इज नेवर गुड, राइट? ये अल्कोहल अच्छी चीज नहीं है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे अल्कोहल, तो इसके बारे में एक पॉइंट लिखिए, ईस्ट poisons itself to death, poisons itself to death at 13% alcohol concentration, at 13% alcohol concentration, करेक्ट। 13% जब अल्कोहल की कंसंट्रेशन हो जाती है तो ईस्ट खुद को ही मार डालता है। अब मेरे भाई 13% कंसंट्रेशन पे अगर ईस्ट खुद को मार डालता है तो 13% से ज्यादा कंसंट्रेटेड अल्कोहल कैसे मिलती है मार्केट में? भाई आप जो सैनिटाइजर यूज करते हो या लैब में हम जब सैनिटाइजेशन करते हैं, है ना, डिसइंफेक्शन करते हैं, तो वी ऑल्सो यूज अल्कोहल विच इज अराउंड 70% अल्कोहल। तो 70% अल्कोहल कैसे बनी सर? हम लोग कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें वी यूज एब्सोल्यूट अल्कोहल यानी 100% अल्कोहल। तो सर 100% अल्कोहल कैसे बनी? ये जो अल्कोहल है ये किससे बनती है? डिस्टिलेशन से। तो अगर आप अल्कोहल से वाटर निकाल दें तो जब आप इसको डिस्टिलेट करें, इट इज अ प्रोसेस जो कि अल्कोहल की कंसंट्रेशन को और एनहेंस कर देता है, तो आपका 100% एब्सोल्यूट अल्कोहल बन सकता है। और आपके पास एब्सोल्यूट अल्कोहल है तो आप कुछ भी बना लो, 99% बना लो, 60% बना लो, 30% बना लो, जो आपको बनाना है बना लो। केमिस्ट्री में आपने पता है भाई, है ना, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशंस बनाने सीखे होंगे। कुछ भी बना लो, अगर आपके पास एक 100% अल्कोहल है, जितना परसेंट आपको अल्कोहल रखना है उतना परसेंट अल्कोहल रखो, बचा हुआ पानी मिलाओ, नया सोल्यूशन तैयार, तो आप बना सकते हो। तो यहां पे डिस्टिलेशन जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो अल्कोहल की एक तरीके से कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। एक और मुझे बात बताओ यार, एक और मुझे बात बताओ, बहुत मजेदार चीज है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आज अपने हत्थे चढ़ ही गया है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में 5 चीजों के नाम है, 5 चीजों के नाम है, दारू के नाम है 5 अलग अलग प्रकार की। उनमें से 3 ऐसी हैं जिनमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल है और 2 ऐसी हैं जिनमें कम कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल है। तो मेरे भाई आपने फ्रूट बियर का नाम सुना होगा, फ्रूट बियर का नाम सुना है कि उसमें अल्कोहल कम होती है, या कई लोग कमिट करते हैं कि भाई इसमें अल्कोहल है ही नहीं। तो जो बियर है, और कई देशों में वाइन पी जाती है, डिनर के साथ साथ ही वाइन गटक रही होती हैं औरतें बैठ करके, इट्स गुड फॉर माई स्किन। तो ये जो 4 अल्फाबेट की बियर है, 4 अल्फाबेट की वाइन है, इसमें अल्कोहल कम है, तो क्या ये विदाउट डिस्टिलेशन बने होंगे? यस सर। और मेरे भाई इसके अलावा जितने भी हैं एनसीईआरटी में वो सारे विद डिस्टिलेशन बने होंगे, जैसे कि 3 अल्फाबेट का रम, 6 अल्फाबेट की विस्की, 6 अल्फाबेट की ब्रांडी। क्या ये सारे के सारे आपके डिस्टिलेशन से बने होंगे? हाई अल्कोहल होगा इनमें, यस। ये जो फ्रूट बियर वगैरह है, वाइन वगैरह है, इनमें क्या कम अल्कोहल होगा? यस। क्या ये बात रिलेट कर पाए भाई? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की 3-4 बातें तो यहीं पर बता दी। वो चैप्टर इतना छोटा है कि उसमें बातें ही पूरी 10 हैं, तो जब तक हम उस चैप्टर तक पहुंचेंगे सारी बातें ऑटोमेटिकली हो चुकी होंगी। तो क्या ये बात समझ में आई भाई? वाइन जो है कई देशों में पी जाती है, विद डिनर कंज्यूम की जाती है, तो अल्कोहल कम है। ऐसा थोड़ी है कि डिनर टेबल से उठ ही नहीं पा रहे हैं, वहीं चक्कर आ गया है ना। और उसके बाद फ्रूट बियर इज अ कॉमन टर्म नाउ डेज, तो पता है कि इसमें भी कम अल्कोहल है, बाकी सब में ज्यादा अल्कोहल है, राइट? क्या बात है दोस्त, शानदार।
ये कॉन्सेप्ट बड़े तेज समझते हो भाई आप, है ना, ये एकदम भाई घुस के समझ गए, क्या बात है। ब्रांड्स की बात करने लगे हैं भाई, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, तुम मुझे क्या बता रहे हो भाई। वोदका जो है इट इज हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अल्कोहल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अल्कोहल 65% अल्कोहल होती है उसमें। ये छोटी मोटी बियर होती है इनमें 3 से 5% अल्कोहल होती है, वोदका बहुत ज्यादा फर्मेंटेड होती है, बहुत खतरनाक लेवल ऑफ अल्कोहल है उसमें, है ना। चलो बात समझ में आई। मैंने आज तक अल्कोहल नहीं पी है दोस्त, ना मैंने आज तक कभी स्मोक किया है, और ये बात मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, जस्ट नॉट कि मेरे को आपके सामने नंबर बनाने हैं। अगर मैं पीता होता तो मैं बहुत खुल के बोलता। ना मैंने आज तक शराब पी है और ना मैं कभी जिंदगी में पीऊंगा। मेरे कुछ उसूल है और मैं उन उसूलों पे बहुत अडिग हूँ। मैंने कुछ सोच समझ के अपने लिए कुछ रूल्स बनाए हैं एंड आई एम नॉट गोइंग टू ब्रेक देम एट ऑल। और किसी में दम है तो रूल को ब्रेक करके दिखा दे मेरे, मतलब मेरे में इतना कन्विक्शन है अपने आप को लेकर के, अपने नियमों को लेकर के, कि उसे कोई नहीं तोड़ सकता until unless I break them and I have that much self control कि I will never break them, है ना। तो ऐसा टेंशन नहीं है ना। चलो भाई 100% एब्सोल्यूट अल्कोहल भी यहां पर बन सकता है। तो गंदी गंदी चीजें बन रही हैं। यहां क्या बनेगा भैया, अगर आप प्रॉपरली तोड़ देते हो ग्लूकोज को, कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर आपने कर डाली है, C6H12O6 कंप्लीटली अगर आपने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया है, तो क्या बनेगा भैया, यहां पर 6 CO2 बनेगा। CO2 उतना भी बेकार नहीं है, बेकार है पर उतना भी बेकार नहीं है। H2O बन जाएगा, H2O बन जाएगा और ATP, तीनों चीजें ठीक ठाक है। शराब और CO2 में कंपैरिजन करोगे तो शराब ही ज्यादा बेकार है ना भाई, है ना। तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब मुझे एक बात और लिखनी है यहां पर, ये जो है आगे की बात है, मतलब एनसीईआरटी में इसी चैप्टर में आगे एक कंपैरिजन और दिया हुआ है फर्मेंटेशन का और एरोबिक रेस्पिरेशन का। आराम से सुनिए। ये जो फर्मेंटेशन है यहां पर NADH से NAD बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है सर, दोनों केसेस में देखिए NADH से NAD बन रहा है, NADH से NAD बन रहा है। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है। यहां ये NADH बैंक में थोड़ी जा रहा है, कोई ATP नहीं बना रहा है, यहां ये प्रोसेस इज वेरी स्लो। लेकिन मेरे दोस्त यहां पे अगर आप देखोगे, जब ये NADH बैंक में जाएगा ना, तो इस NADH को जल्दी जल्दी तोड़ फोड़ के इससे ATP निकाली जाएगी, क्योंकि NADH नहीं है, ये 3 ATP है, इसके अंदर खूब सारी एनर्जी छुपी हुई है। NADH इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। तो मेरे भाई इसको मैं बहुत रॉबस्टली तोड़ूंगा। तो अगर आपको यहां पर एक बात लिखनी हो तो NADH टू NAD कन्वर्जन, NADH टू NAD कन्वर्जन इज स्लो इन फर्मेंटेशन। आराम आराम से होता है, इसको कहीं बैंक में जाना ही नहीं है। इज स्लो इन फर्मेंटेशन, बट इज रॉबस्ट, यानी खतरनाक, ताबड़तोड़, जोरदार, गंभीर, इज रॉबस्ट इन एरोबिक रेस्पिरेशन, इन एरोबिक रेस्पिरेशन। यहां तक की चीजें क्लियर हैं भैया जी। एक और बार रिपीट करा देता हूं। 3-4 इंपॉर्टेंट आपके क्या हैं, डिफरेंसेस हैं। पहला, यहां टोटल 2 ही ATP बनी, ग्लाइकोलिसिस में जो 2 नेट ATP बनी थी बस वही है। NADH ने कोई नई ATP बनाई नहीं, फर्मेंटेशन के दौरान कोई नई ATP बनी नहीं, यानी ग्लाइकोलिसिस में जो 2 ATP बनी थी यही टोटल ATP है। उसके बाद NADH को आप NAD में कन्वर्ट कर लोगे, दैट्स इट, वो दोबारा से आकर के ग्लाइकोलिसिस के लिए तैयार हो जाएगा। यहां 36 से 38 ATP बनती हैं। कैसे कैसे बनेंगी आपको आइडिया लग जाएगा धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे। एक एक ATP का हिसाब आपको मैं दूंगा, कैलकुलेट करके बकायदा 36 से 38 ATP बना करके दिखाऊंगा, ठीक है। लेस देन 7% ऑफ एनर्जी ही यहां पर रिलीज होती है शुगर की, जबकि यहां पर मोर एनर्जी रिलीज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। यहां गंदी संदी चीजें बनती है, जैसे कि लैक्टिक एसिड जो कि आपको दर्द देता है, और अल्कोहल, शराब जो कि आपको नशा देता है। यहां पर भैया आपका CO2 और H2O बनते हैं। पानी तो हमारा 70% बॉडी का भार बना ही रही है, और आपका ATP तो अच्छी एनर्जी है ही। CO2 भी इनके कंपेरिजन में बहुत टॉक्सिक नहीं माना जा सकता, है ना। इतने टॉक्सिक है अल्कोहल कि इसको बनाने वाला जो ईस्ट है ये खुद ही मर जाता है 13% कंसंट्रेशन पे। 100% अगर आपको अल्कोहलिक कंसंट्रेशन बनानी है तो डिस्टिलेशन नाम के प्रोसेस का सहारा लेना पड़ेगा। विस्की, ब्रांडी, रम ऐसे ही बनते हैं। और NADH से NAD जो बन रहा है ये प्रोसेस स्लो है आपका इन फर्मेंटेशन, लेकिन ये बहुत रॉबस्ट है, बहुत फास्ट है इन एरोबिक रेस्पिरेशन। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई मेरे बंधु, मेरे भाई, फटाफट एक बार थम्स अप करके बता दीजिए इन द चैट सेक्शन। क्या यहां तक आपको एकदम फर्मेंटेशन क्लियर है?
क्या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्लियर है? क्या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्लियर है? क्या यहां तक हम लोगों ने जो कंपैरिजन किया है क्या ये क्लियर है सच में? एक बार बताइए। शेख अन्ना सर एक बार फिर समझाइए। मेरे दोस्त स्पेसिफिक बात पूछिए कि आपको क्या समझना है। बाकी जाने से पहले हम एक्टिव रिकॉल तो लेंगे ही, तो पूरा दोबारा से समझ में आ जाएगा। पहले ही बहुत स्लो चल रहा हूं भाई, सच में बहुत स्लो चल रहा हूं, लेकिन और बोलोगे और समझा देंगे। मेरा प्रोटोगेटिव बस ये है कि आपको सारी चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आए, आप क्वेश्चन बना पा रहे हो, है ना। जल्दी जल्दी निपटाने का मेरा कोई मूड नहीं है। मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं, तो मेरे को एक हफ्ते में थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस लेके भी कोप अप करना पड़ा, आई एम हैप्पी विद दैट। तो आप टेंशन मत लो, आपको जितने सवाल पूछना है आप पूछ सकते हो, है ना। क्या बात है दोस्त, मजा आ गया, शानदार। अब आप बहुत ना रैंडम बातें करते हो चैट में, सर पूरा रिपीट कर दो ऐसा नहीं होता ना, एक स्पेसिफिक बात पूछो। ऐसा नहीं है ना कि आपको एकदम ही कुछ समझ में नहीं आया दुनियादारी में, इतना खराब टीचर नहीं हूं मैं, कुछ तो समझ में आया होगा। तो आप स्पेसिफिक डाउट जब पूछोगे ना तो बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए, करेक्ट। भाई देखो ये वाले NADH जब बैंक में जाएंगे तो बहुत जल्दी जल्दी, हमको भी जल्दी रहेगी ना यार, बैंक में सारे दिन थोड़ी बैठे रहेंगे। तो ये वाला NADH जब ATP बनाने के लिए घुसेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यानी बैंक में, तो जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा NAD में। फर्मेंटेशन में हमको कोई जल्दी नहीं है, ये कोई हमको ATP तो दे नहीं रहा है ना, तो इसको आराम से तोड़ेंगे। टूट रहा है उस स्पीड पे टूट जाएगा, स्लो टूट रहा है कोई दिक्कत नहीं है हमको, राइट। चलिए ये हमारा अभी तक का डिस्कशन था। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम NCERT मैया के दर्शन कर लेते हैं यहां तक, जिससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी, एक और बार और चीजें रिपीट हो जाएंगी। देखिए भैया, पायरुविक एसिड जो है या पायरुवेट जो है, इट इज द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में क्या बना था, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटा था और 2 पायरुविक एसिड बन गए थे, है ना। तो 3 ऐसे तरीके हैं जिसमें आगे एंटर कर सकता है आपका पायरुवेट, है ना। पहला आपका लैक्टिक एसिड बना सकता है, 3 कार्बन का पायरुवेट है, 3 कार्बन का लैक्टिक एसिड है, तो कोई CO2 नहीं निकलेगी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कर सकता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर सकता है, 3 कार्बन का लैक्टेट है, 2 कार्बन का अल्कोहल है, 1 CO2 यहां पर रिलीज हो जाएगी। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकता है, यानी कि क्रैब साइकिल और ETS में घुस सकता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कर सकता है, राइट। तो फर्मेंटेशन कब होती है, जब आपके आसपास ऑक्सीजन ना हो, यानी अनएरोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन होती है। और एरोबिक रेस्पिरेशन तब होता है जब आसपास ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। तो अगर आप देखें तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ना, ये आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेगी ग्लूकोज का और भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, क्योंकि अलग अलग जगह से आपको एनर्जी मिल सकती है। हम लोगों ने फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन पढ़ा था। भाई प्रोटीन भी एनर्जी देता है आपको, फैट भी एनर्जी देता है, ग्लूकोज भी एनर्जी देता है, ऑर्गेनिक एसिड भी एनर्जी देते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है यहां पर आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेंगे, CO2 रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगी, है ना। तो ये आपको देखने को मिलता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए ईस्ट जो है ये क्या करता है, शराब बनाता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है, क्योंकि ये बेकर्स ईस्ट या ब्रीवर्स ईस्ट हो सकता है। तो ईस्ट अगर 3 कार्बन के पायरुवेट को तोड़ रहा है तो 2 कार्बन का इथेनॉल बनाएगा और 1 CO2 बनाएगा। इसमें पहला एंजाइम जो लगा ये है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, यानी पहले एक कार्बन डाइऑक्साइड हटा आपके पायरुवेट से। तो पायरुवेट 3 कार्बन का था, 1 CO2 हट गया और 2 कार्बन का बना एसिटल्डिहाइड, जो NCERT में नहीं दिया गया है। फिर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, एसिटल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा इथेनॉल में और इसी दौरान NADH जो है NAD बना लेगा। कुछ बैक्टीरिया जो है एज वेल एज हमारे केसेस में हमारी मसल्स में भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। तो यहां 3 कार्बन के पायरुवेट से 3 कार्बन का लैक्टिक एसिड बन जाता है ना। तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस टाइम पर भी क्या होता है, लैक्टिक एसिड तैयार हो जाता है। और एंजाइम कौन सा लगता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। यहां पर भी क्या होता है, आपका NADH NAD में कन्वर्ट हो जाता है, NADH NAD में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, ग्लूकोज जो है जब आप इसको पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं, जब ये ग्लूकोज है, जब आप इसको इतने सारे रिएक्शंस के थ्रू पायरुविक एसिड या पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं, तो मेरे दोस्त इस दौरान आपका NAD जो है NADH में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब आप फर्मेंटेशन कर रहे होते हैं तो ये जो NAD ने NADH बनाया था, ये NAD आपको वापस लाना पड़ेगा, है ना। तो जब आप फर्मेंटेशन करते हैं, चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर रहे हो, यहां भी NADH से NAD वापस बन जाएगा और दोबारा ग्लाइकोलिसिस में चला जाएगा, और चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कर रहे हो, यहां भी NADH से NAD बन जाएगा। तो जब भी इस NAD की जरूरत पड़ेगी, ये आपका यहां पर जा सकता है इस प्रोसेस को डेराइव करने के लिए, ग्लाइकोलिसिस को डेराइव करने के लिए। दिस इज द होल पाथवे।
तो जब आप लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती। मैंने आपको क्या बताया था, लेस देन 7% एनर्जी आपकी रिलीज होती है, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में खूब एनर्जी रिलीज होती है। और यहां पर हजार्डस यानी गंदे संदे प्रोडक्ट भी बनते हैं, जैसे कि एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड या अल्कोहल बनता है जो कि गंदा है। एंड ये इतना गंदा प्रोडक्ट है कि 13% जब कंसंट्रेशन हो जाती है अल्कोहल की तो ईस्ट अपने आप को खुद ही किल कर देता है, अपनी जान निकाल लेता है। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। क्या हम सवाल करने के लिए तैयार हैं? यस और नो झटपट बता डालिए, क्या आप सवाल करने के लिए तैयार हैं? सबसे पहले एक क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हम लोगों को हालांकि क्वेश्चन देना नहीं चाहिए क्योंकि अभी आपका लगभग आधा सिलेबस कंप्लीट होने आया है भाई। हम बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं। हम साइटोलॉजी कर चुके हैं यानी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल सेल डिवीजन। हम सिस्टमैटिक्स कर चुके हैं, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम। हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कर चुके हैं यानी मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। और आप मान लीजिए कि हम प्लांट फिजियोलॉजी भी इस महीने खत्म कर लेंगे, अगले महीने के मिड तक खत्म कर लेंगे, यानी ये भी हमारा अच्छे ट्रैक पे चल रहा है। तो मेरे भाई आप पूरी 11th खत्म करने आए हो तो मुझे आपको ये नहीं बताना पढ़ना चाहिए कि आपको क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है। आप आते हुए भी गलतियां करते हो और उससे मुझे स्पेसिफिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि अरे यार ये तो मुझे आता था, ये तो सर ने पढ़ाया था, ये तो एकदम बेसिक सवाल था, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, इससे ज्यादा क्लैरिटी मैं आपको नहीं दे सकता लाइफ में कि मैं आपको कोई मेडल नहीं पहनाने वाला हूं अगर आप फर्स्ट आते हो लीडर बोर्ड में और आप कहोगे तो मैं लीडर बोर्ड आपके सामने दिखाना भी छोड़ दूंगा। आई वॉन्ट यू टू मार्क द क्वेश्चन करेक्टली इन द मिनिमम टाइम पॉसिबल, और वो मिनिमम टाइम पॉसिबल सबके लिए अलग अलग है। कोई 30 सेकंड में मार्क कर सकता है, कोई 25 में कर सकता है, कोई 20 में, लेकिन सही मार्क करना जरूरी है। अब कंपटीशन उस लेवल पे पहुंच गया है कि 720 भी यार 50-50 बच्चों के आ रहे हैं। एक क्वेश्चन भी गलत करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो भी आते हुए। बाहर का कोई क्वेश्चन है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट आता है और तब भी आप गलती कर रहे हो तो ये स्वयं में मूर्खता है। इसको सिली मिस्टेक बोलना छोड़ दो फिर। इट इज नॉट सिली एट ऑल, ये आपका ही बेसिकली आपका ही ब्लंडर है। इट इज नॉट सिली मिस्टेक। एक दो बार होती है जिंदगी में सिली मिस्टेक। डेली अगर किसी नॉर्मल से क्वेश्चन में भी हम सिर्फ 40-50% पोल को मार्क कर पा रहे हैं, देन इट इज नॉट सिली एट ऑल। ये एक आदत बन जाती है। तो आप गलत चीज को तो आदत ना बनाए, अच्छी चीजों को आदत बनाए। पहला सवाल आपके सामने है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन। अब मैंने फर्मेंटेशन का नाम नहीं लिखा है, अब आप खुद समझदार हैं, आगे देखें, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा करके लेके आऊंगा, वो मेरी फितरत है। मैं आपको एकदम सीधा सीधा ये नहीं पूछूंगा ना, बताओ भाई ईएमपी पाथवे का फुल फॉर्म क्या है, और अलग अलग ऑप्शन दे दिए, ईएमपी था ही एक ही ऑप्शन में, ऐसा नहीं ना। नहीं दिखाइए, बहुत बढ़िया। कोई लीडर बोर्ड नहीं दिखाएंगे आपसे आगे, आप खुद रिक्वेस्ट करोगे तो अलग बात है, क्योंकि मैं कभी दिखाता भी नहीं था। लास्ट ईयर मैंने एक भी लीडर बोर्ड नहीं दिखाया है। काफी सारे स्टूडेंट्स, अभी अर्जुना के स्टूडेंट्स यहां पे होंगे नहीं, इन अर्जुना बैच आई हैव नेवर शोन लीडर बोर्ड बिकॉज इट क्रिएट्स अननेसेसरी केओस। बच्चा मार काट पे आ जाता है कि सर मेरे को फर्स्ट आना है, मेरे को लीडर बोर्ड देखना है। मत देखो भाई, आप बस ये देखो कि सर ने आज 10 क्वेश्चन कराए थे, मेरे 10 के 10 सही हो गए, दैट इज योर ओन लीडर बोर्ड। अपना खुद का बनाओ ना भाई, राइट? आराम से देखिए। एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। अब आप कितनी फर्मेंटेशन जानते हो भाई? भाई मैं तो दुनिया में 2 फर्मेंटेशन जानता हूं। वाटर किसी फर्मेंटेशन में मैंने आज तक निकलते हुए नहीं देखा। अभी मैंने 2 फर्मेंटेशन पढ़ी है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में 3 कार्बन के पायरुवेट से 3 कार्बन का लैक्टेट निकला था, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में 3 कार्बन के पायरुवेट से 2 कार्बन का अल्कोहल और एक CO2 निकला था। इनमें से कुछ निकलेगा तो मैं मार्क करूंगा। अल्कोहल निकला था भैया, कार्बन डाइऑक्साइड निकला था भैया, तो ये मेरे को ठीक लग रहा है, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जैसा दिखाई दे रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ओनली तो बहुत खतरनाक चीज है, ओनली तो कहीं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकला। अल्कोहल ओनली तो बड़ी खतरनाक चीज है। तो उत्तर क्या आ जाता है? वन सॉन्ग बेबी सॉन्ग लाइक नॉर्मैक्स साउंड इजर मैक्स आ जाएगा भैया, भूरा भैया आंसर आ जाएगा। 70% इतने टुच्चे सवाल में आप खुद देखो, गलती है ना भाई। अब इसको कितने लोग, 30% लोग सिली मिस्टेक नहीं बोल सकते, है ना? इट्स अ हार्ड कोर ब्लंडर, ये सोचा समझा ब्लंडर है भाई। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको इस क्वेश्चन में ना आती हो, फिर भी गलती हुई। पढ़ो सवाल को, समझो कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, आराम से देखो। इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ईस्ट, ईस्ट में कौन सी होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, किस प्रकार की फर्मेंटेशन होती है, उसमें क्या लगता है या क्या निकलता है, ये आपको बताना है मेरे भाई। फटाफट बता दो, तब तक हम वाटर ग्रहण कर लेते हैं। भाई यार कल भी बोतल नहीं खुली थी, आज भी नहीं खुल रही है। कौन भाई आर्नोल्ड कस के जा रहा है क्या? ये कोई बोतलें ही नहीं खुल रही हैं पानी पीने के लिए। यार मैं बड़ा कमजोर हूं, बड़ा कमजोर लेग पीस है भाई।
या ये कोई भाई ताकतवर महानुभाव है जो पूरा ही कस दे रहा है भाई, प्लास से कस के जा रहे हैं। देखो भैया क्या है सवाल में, इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ईस्ट, अनएरोबिक मतलब फर्मेंटेशन है, ईस्ट क्या करता है, अल्कोहल या ब्रेड बनाता है, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, तो मुझे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को रेफरेंस मानना है। ऑक्सीजन इज गिवन आउट, ऑक्सीजन निकलता है, CO2 निकलता है, CO2 निकलता देखा है सर हमने, तो CO2 इज गिवन आउट, एकदम सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन, नहीं भैया कार्बन डाइऑक्साइड कहीं लगी नहीं थी। ऑक्सीजन इज टेकन इन, मेरे भैया अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है अनएरोबिक तो ऑक्सीजन क्या यहां पर झक मराने आएगा? अगर सवाल में ही अनएरोबिक दे दिया है तो ऑक्सीजन का इसका मतलब कोई रोल नहीं है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो अनएरोबिक का पार्ट है। 81% लोगों ने सही कर दिया है, राइट, बढ़िया। आइए, इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय ईस्ट, साफ साफ बोला हुआ है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, ईस्ट कर रहा है, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है इथाइल अल्कोहल में, अल्कोहल का नाम भी दे दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। आहा, बढ़िया सवाल। दो फर्मेंटेशन बताई थी मैंने आपको, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यहां पर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दो जो अनमोल रतन थे उनका नाम पूछ लिया गया है ना। क्या हिंदी व्याकरण के विद्यार्थी आ गए हैं क्या भाई आज? इतने हिंदी में कमेंट मैंने कभी नहीं देखे भाई, हिंदी टू हिंदी डिस्कशन चल रही है क्लास में, इंग्लिश मीडियम बैच में हिंदी टू हिंदी बातें हो रही हैं, वो भी एकदम कोर हिंदी है ना, जी श्रीमान इस टाइप की, है ना। क्या बात है दोस्त, बढ़िया। अरे इसकी ठुल्ली निकल गई यार, दोबारा लगानी पड़ी। हाँ किसी और का पेन है, मेरे पेन में है नहीं एक्चुअली निब, तो मैं उसको खींचता रहता हूँ ऐसे, इसको खींचते ही निकल गई, ये देखो, और है भी बड़ी हल्की, मतलब बिना एफर्ट के निकल जा रही है। क्या हुआ मेरे भाई, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, 3 कार्बन के पाइरुवेट से 2 कार्बन का अल्कोहल बनेगा, तो एक CO2 तो आपको रिलीज कराना है, CO2 रिलीज डिलीट कराना है CO2 पाइरुवेट से, तो आपका डी कार्बोक्सिलेज लगेगा, डी कार्बोक्सिलेज लगेगा, है ना, पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, पहला तो डी कार्बोक्सिलेज लगा। दूसरा अल्कोहल बनानी है 2 कार्बन की, तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज बिल्कुल लगेगा, 2 अनमोल रतन एक में ही थे। पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पीडीएच कहां लगता है, पीडीएच आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में लगता है। एलडीएच लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज कहां लगता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लगता है। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज बस यहां पर सही है, पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज आएगा, डिहाइड्रोजिनेज नहीं, तो ये जो है 1 वाला ये यहां पर गलत हो जाएगा, उत्तर हो जाता है डी यानी ढूरा बच्चन, ठीक है, यस। आहा, आय हाय, कलेजों को ठंडक मिल गई भाई, क्या बात है दोस्त, फीलिंग प्राउड विप्पू भाई, क्या बात है दोस्त, वाह वाह वाह, बढ़िया, जीवन सफल हो गया दोस्त। क्या कबाड़ा किया है भाई, 3 नाम बताए थे, बस 3 नाम बताए थे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ADH अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और एरोबिक रेस्पिरेशन पाइरुवेट पे सीधा अटैक PDH पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और यहां पर एक और चीज लगती है, दैट इज पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज क्योंकि CO2 निकल रहा था मेरे भाई, तो इसमें कहां कंफ्यूजन थी, ये तो पूरा लिखाया हुआ बात है ना। चलो यार क्या बोल सकते हैं अब, है ना, आ जाओ, ये हो सकता है आपको सवाल बहुत तगड़ा ना दिख रहा हो, बट इट इज अ बिग क्वेश्चन, है आसान पर अच्छा सवाल है, इसको एक बार करिए। और इसको देखने के लिए, सिर्फ इस सवाल को देखने मात्र के लिए मैं आपको 45 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, आप एक बार सर्च करिए, तब तक मैं आपको समझा देता हूं क्या है, ब्ला 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 ABCD बताओ, ये है आपका सवाल, क्योंकि और क्या ही होगा इसमें। ग्लूकोज में ग्लाइकोलिसिस हुई तो पहले A बना, ए आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में अलग तरीके से बिहेव कर सकता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्रैब साइकिल करेगा तो आपका बी बनेगा, फर्मेंटेशन करेगा तो बैक्टीरिया आपका सी बनाएगा, और ईस्ट आपका डी बनाएगा। आसान है भाई, ये तो कर दो फटाफट। सर दिख नहीं रहा भाई, ऑप्शन तो दिख रहे हैं, मुझे लगता है ये नहीं दिख रहा होगा, पर ABCD मैंने इलेबोरेट कर दिया, एक बार ट्राई करो, नहीं भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। देखो एक बार गौर से देखो, दिख रही है भाई, मेरे सामने सामने चल रहा है भाई।
मैं सामने देख के पढ़ सकता हूं, देखो अभी मैं बोर्ड पे देख नहीं रहा, मैं सामने इतनी दूर देख के पढ़ सकता हूं। द फॉलोइंग इज अ सिंप्लीफाइड स्कीम शोइंग द फेट ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग द एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। आइडेंटिफाई द एंड प्रोडक्ट दैट आर फॉर्म्ड एट स्टेजेस इंडिकेटेड एट ABCD। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। इतनी दूर से देख के पढ़ ले रहा हूं यार, डिस्पाइट ऑफ बीइंग 4.5 नंबर का चश्मा है मेरे, है ना, तो ऐसा नहीं भाई, इतना बेवकूफ नहीं बनाइए मास्टर जी को। ग्लूकोज को जब ग्लाइकोलिसिस से एंटर कराओगे तो क्या बनेगा, पायरुवेट बनेगा। तो ए क्या है, पायरुविक एसिड। ए क्या है, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड सिर्फ 1 वाला जो है इसमें पायरुविक एसिड नहीं है, एलिमिनेट। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में आप क्रैब साइकिल कराओगे, क्रैब साइकिल का प्रोडक्ट क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है तो CO2 और वाटर बनेगा। तो बी क्या है, CO2 और वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। यहां पे बोला इथाइल अल्कोहल बना दिया, एरोबिक में दिक्कत हो गई, डी एलिमिनेट। फर्मेंटेशन बैक्टीरिया कर रहा है तो बैक्टीरिया कौन सा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी लैक्टोबैसिलस यानी लैब। तो क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा। सी हो गया आपका लैक्टिक एसिड, सी हो गया आपका लैक्टिक एसिड। यहां पर सी बोला है इथाइल अल्कोहल, बैक्टीरिया इथाइल अल्कोहल नहीं बनाता है, तो बी आपका सही है। तो यहां पर हो गया ईस्ट, ईस्ट जो है क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा यानी इथाइल अल्कोहल और CO2 बनाएगा। उत्तर क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है अगेन। यस, क्या बात है दोस्त, 7% लोगों ने कर दिया है, स्टिल अ गुड नंबर, है ना। अब भी ठीक है, 60% भी ठीक है भाई, 20 से तो बढ़िया ही है। अब मैं वो 90 वाली उम्मीद लेके बैठता ही नहीं। ओके, ये तो बिना पढ़े भी कर सकते हैं हम लोग, बिना पढ़े कर सकते हैं, कर दोगे भाई। यस, आराम से समझना, सवाल क्या कहता है सुनने की कोशिश करो। हर सवाल की एक वाणी है, हर सवाल में एक आवाज है, उस आवाज को सुनिए और उत्तर तक पहुंचिए। मैं देखना चाहता हूं कि आप में कॉमन सेंस कितनी है, जिसकी उम्मीद मुझे काफी कम है, पर फिर भी उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं आखिरी दम तक उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगले साल के टॉपर्स आप में से ही कुछ बच्चे होंगे, है ना। और जो टॉपर नहीं भी होंगे वो भी लाइफ में कुछ मचा लेंगे भाई, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, आप सब लोग कुछ मस्त कर लेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन, इसको एलिमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। मेरा मकसद है एक अप्रोच डेवलप करना जिससे आप सवालों को बेहतरीन तरीके से देखना, सीखना, समझना शुरू करें, है ना। वो अप्रोच यहां डेवलप करनी है, वो अप्रोच डेवलप करनी है भाई। माइटोकॉन्ड्रिया, भाई मीटोचॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में खूब एनर्जी बनती है, तो क्या यही बना रहा होगा, बना रहा होगा। साइटोप्लाज्म में अभी तक आपने सिर्फ ग्लाइकोलिसिस करी, क्या इस ग्लाइकोलिसिस में या इस फर्मेंटेशन में कहीं भी ऑक्सीजन का जिक्र आया, क्या ये एरोबिक है, नहीं सर, एरोबिक है ही नहीं। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म तो अलग ही बात हो गई भाई, जब साइटोप्लाज्म ही कुछ नहीं उखाड़ पाया तो न्यूक्लियस का प्लाज्मा अलग से ही कुछ उखाड़ लेगा क्या साइड में जाकर के, नहीं ना भाई। तो ऑल ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता। यानी एक सिंपल सा आपको हिंट चाहिए था कि यार मैंने साइटोप्लाज्म में क्या पढ़ा है अभी तक, सिर्फ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन लगता देखा है किसी ने, भाई मैंने तो नहीं देखा ना, मैंने सिखाया आपको। तो उत्तर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, सिंपल, है ना, नो पोल, कोई बात नहीं दोस्त। आंसर है अपना बच्चन 31%, डी ऑल ऑफ द अबव, किसी ने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ यह है मैं मार दूं कुछ, है ना, एक बढ़िया सा सवाल ढूंढूं और अपने आप को ऐसे घोषित कर दूं कि हाँ यार मैं तो अटेम्प्ट कर दिया है। सोचेगा कौन, बताओ, ऑनेस्टली बताओ। मैं एज अ भाई बात कर रहा हूं आपसे अभी, थोड़ा टीचर वीचर स्टूडेंट साइड में रख के मुझे सच बताओ, इस सवाल में कुछ ऐसा था जो आपको ना सिखाया गया हो। अब मैं जो पढ़ा रहा हूं ऐसा एज इट इज तो सवाल बन के आएगा, मैं एग्जामिनर तो हूं नहीं, मैं तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे सकता हूं। और मैं 100% ये भी गारंटी दे सकता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए से बाहर एक शब्द नहीं आएगा, मैं लिख के दे सकता हूं ये चीज। लेकिन अब ये सवाल है तो पढ़ाए हुए में से, ग्लाइकोलिसिस पूरी पढ़ा दी है, साइटोप्लाज्म में थी, न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम है ही नहीं, साइटोप्लाज्म एलिमिनेट, तो ऑल ऑफ द अबव वैसे एलिमिनेट, साइटोप्लाज्म नहीं है तो डी वैसे नहीं हो सकता। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, नाम ही जब पावर हाउस है, यही स्टेटमेंट हम लाइफ में 1000 बार बोल चुके होंगे, इंजीनियरिंग वालों के सामने भी, लोग भी हमसे बस यही बात बोलते हैं, अच्छा तुम तो माइटोकॉन्ड्रिया हो, बट स्टिल जब उस पर क्वेश्चन बनता है तो वी आर नॉट एबल टू सॉल्व। अप्रोच डेवलप करो कि क्वेश्चन को मैं कैसे देखूं कि क्वेश्चन खुद मेरी झोली में जवाब डाल के जाए, है ना। यस, सॉरी वॉरी कुछ नहीं यार, तुम तो भाई हो अपने, सॉरी का क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, आप सीखो बस, समझो, है ना। जो पढ़ने आए हो पढ़ो अच्छे तरीके से, तोड़ फोड़ मचा दो, यही है। और सीखते टाइम गलतियां होंगी, एंड गलतियां आर मोस्ट वेलकम। गलतियों से डरना नहीं, और गलती करके बहुत ज्यादा मत सोचना। अब बस ये सोचो कि इस गलती को मैं सुधारूं कैसे, दैट शुड बी योर मेन प्रोटोगेटिव, कि हाँ अब मैं इस गलती पे काम क्या करूं। चलो मेरे भाई, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन,
जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं सबसे पहले सर पे तेल लगा के टॉपिक के नाम में घुस जाते हैं। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन नाम क्या है सर? ये एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट होना चाहिए। नाम क्या है? ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या हो गया भैया? ऑक्सीडेटिव का मतलब हो गया कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। फर्मेंटेशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या ये एरोबिक रेस्पिरेशन का एक पार्ट है? बिल्कुल पार्ट है, इसीलिए ऑक्सीडेटिव बोला, ऑक्सीजन का नाम आया। डीकार्बोक्सिलेशन अभी पढ़ा था, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज अल्कोहल जब हम बना रहे थे। डी का मतलब है डिलीट कर देना, एलिमिनेट कर देना, धज्जी उड़ा देना, भप करके बाहर भगा देना। किसको? कार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड को। तो क्या आप यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन कराएंगे? कराएंगे। क्या आप यहां पर पायरुवेट में से एक CO2 को लात मार के बाहर निकाल देंगे? निकाल देंगे। क्या मुझे इस नाम से यही बात समझ में आ रही है? क्या ये पूरा रिएक्शन मेरे दिमाग में क्लियर है कि मुझे करना क्या है? क्या ये मुझे क्लियर है? यस। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मतलब ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा, एरोबिक रिएक्शन है। एरोबिक पाथवे में घुस गए हैं। अब हम फर्मेंटेशन खत्म हो गई, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। नाउ वी आर इनटू एरोबिक रेस्पिरेशन। तो क्या एरोबिक रेस्पिरेशन है? यस। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब डिलीट होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या 3 कार्बन के पायरुवेट में से 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लोगे, 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ये तो मुझे यहीं से पता लग रहा है ना, इसमें तो बिना मेहनत के ही मैं पता लगा लूंगा, एकदम पता लगा लूंगा। इसको रिएक्शन को मैं क्या कहता हूं? ऑल्सो कॉल्ड लिंक रिएक्शन। इसको मैं कहता हूं लिंक रिएक्शन। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो, फैट का मेटाबॉलिज्म हो, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो, ये जो आपका प्रोडक्ट है एसिटाइल कोएंजाइम में, ये बनता ही बनता है। इसी को हम कहते हैं लिंक रिएक्शन, लिंक प्रोडक्ट। तो यहां पे ट्रांसपोर्ट करना होता है हमको। सबसे पहले आराम से देखिए हमने क्या सीखा। आज की कक्षा में हमने ये सीखा कि 6 कार्बन का एक ग्लूकोज नाम का कार्बोहाइड्रेट होता है। इस ग्लूकोज नाम के कार्बोहाइड्रेट को आप तोड़-फोड़ देते हो। जिस प्रोसेस से तोड़-फोड़ देते हो उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से क्या बनता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनते हैं। एक 6 कार्बन के ग्लूकोज को तोड़ दिया तो 2 3 कार्बन के पायरुवेट नामक मॉलिक्यूल यहां पर बने एकदम बने। अब मेरे भाई ये 3 कार्बन के जो 2 पायरुवेट बने हैं, इनको एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए मुझे कहां भेजना पड़ेगा? मिटोचॉन्ड्रिया में भेजना पड़ेगा। भेजना पड़ेगा सर, सुना तो कुछ ऐसा ही है। यह है आपके माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, जो कि एकदम प्लेन है, यूनिफॉर्म है। क्या सही बात है? यस सर। एंड दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें कुछ इनफोल्डिंग्स बनी होती हैं सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। इन इनफोल्डिंग्स को हम क्रिस्टा कहते हैं। और ये इनर मेम्ब्रेन जो है, इसका सरफेस एरिया खूब सारा होता है। क्या ये बात हम पहले से जानते हैं? यस सर, पहले से जानते हैं। तो यहां पर अगर आप लेबलिंग करना चाहें तो क्या आप लेबलिंग कर सकते हैं? दिस इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज योर इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, एंड ये है आपकी मैट्रिक्स। क्या ये बात सही है? एकदम सही है सर। आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी यही बातें बताई थी। बहुत बढ़िया। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ मिटोचॉन्ड्रिया, करेक्ट। इसको प्यार से हम क्या कहते हैं? OMM कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसे OMM कह रहे हैं तो अंदर वाली को क्या कह देंगे? प्यार से IMM कह देंगे, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कह देंगे। तो पूरा लिखने की छुट्टी। ये जो है, ये है आपका इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इंटर मतलब बीच में, यानी इन बिटवीन। किनके इन बिटवीन? दोनों मेम्ब्रेन्स के इन बिटवीन। तो इसको क्या कहा? इंटर मेम्ब्रेनस। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जगह है ये, तो इसको क्या कह डाला? स्पेस कह डाला, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कह डाला। और जैसे हमारे सेल का साइटोप्लाज्म, जैसे हमारे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा, वैसे ही हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स, जो बीच का स्पेस है, इसे मैट्रिक्स कह दिया। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। अब मुझे क्या करना है? मुझे सबसे पहले क्या करना है दोस्त? मुझे ये जो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बने हैं, इनको अगर मैं आगे कुछ करना चाहता हूं तो मुझे इनको मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में भेजना होगा। मैं अगर यहां पर 2 NADH मॉलिक्यूल बने हैं, 2 NAD मैंने यहां पर लगाए थे, 2 NAD मैंने यहां पर लगाए थे, इनसे आपके 2 NADH मॉलिक्यूल बने हैं। अगर मैं इन NADH मॉलिक्यूल्स को बैंक में भेजना चाहता हूं, क्या मुझे इनसे ATP बनानी है? यस सर, मुझे इनमें 6 ATP नजर आ रही हैं।
तो क्या अगर मैं इनसे एटीपी बनाना चाहता हूं तो मुझे इसे पावर हाउस में भेजना होगा तो मैं इसे क्या भेज देता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया में भेज देता हूं। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट। भैया अगर मैं चाहता हूं कि ये जो मॉलिक्यूल है पायरुवेट, ये एरोबिक रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करे, ये यहां आकर के एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाए, तो उसके लिए मुझे इसे भेजना होगा ना भैया, मैट्रिक्स में भेजना होगा। सिमिलरली अगर मैं ये NADH चाहता हूं कि एटीपी बनाए, बैंक में जाए, तो अगर ये बैंक में जाए एटीपी बनाए, तो इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इसको अंदर भेजूं, ट्रांसपोर्ट करूं। सो दैट्स व्हाई दिस ट्रांसपोर्ट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब साइटोप्लाज्म में जो होना था हो लिया, ग्लाइकोलिसिस हो गई। अब मुझे आगे क्या करना है, इनको भेजना है यहां पर। तो मैट्रिक्स में क्या क्या होता है दोस्त, मैट्रिक्स में दो रिएक्शंस होंगे इंपॉर्टेंट, और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है दोस्त, बैंक है यहां पर। तो लिख लीजिए मैट्रिक्स में क्या हुआ, आपका पहला रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, दैट इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन पहला रिएक्शन हुआ। दूसरा क्या हुआ इसके बाद, एंड दूसरा रिएक्शन हुआ यहां पर क्रैब साइकिल या TCA साइकिल, जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, तो इसको सिर्फ क्रैब साइकिल लिख लेते हैं, क्योंकि क्रैब नाम के साइंटिस्ट ने हमको ये दी थी, तो इसका नाम क्या हो गया, क्रैब साइकिल हो गया। हांस क्रैब नाम के साइंटिस्ट ने हमको ये स्कीम बताई थी। भैया कॉपी हो जाइए, आई नहीं हो रहा, छोड़ो यहीं पे छोड़ दो। IMM में क्या है, बैंक है। बैंक को हम लोग क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह रहे थे। यहां है आपका ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी अब मैक्सिमम एनर्जी जो बनेगी ये कहां पर बनेगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बनेगी, और क्रैब साइकिल में बनेगी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगी, ETS में बनेगी। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। यहां तक की बात समझ में आई भाई। अगर आपका साइटोप्लाज्म में जो काम होना था हो लिया, अगर यहां पर आपने ग्लाइकोलिसिस करा करके पायरुवेट बना लिया है, अगर आपने ग्लाइकोलिसिस करा करके NADH बना लिए हैं, तो साइटोप्लाज्म का काम खत्म। अब हमें पावर हाउस में जाना होगा, और अब अगर हम पावर हाउस में जाना चाहते हैं तो हमको इन मॉलिक्यूल्स को भी पावर हाउस में भेजना होगा। तो ये दो NADH हैं, इनको भी हम पावर हाउस ले गए, और जो दो पायरुवेट बने हैं इनको भी हम लोग पावर हाउस ले गए। क्या ये बात चमकी? यस सर। फटाफट बताइए दोस्त, यहां तक क्लैरिटी है क्या? यहां तक सभी भाइयों को, सभी बंधुओं को सारी बातें क्लियर है कि हमने क्या क्या पढ़ा है? भाई जाहिर सी बात है, ग्लाइकोलिसिस हो चुकी है साइटोप्लाज्म में। अब आपको अगले पड़ाव के लिए, अब आपको नेक्स्ट स्टेज ऑफ एनर्जी जनरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में जाना पड़ेगा। तो जो जो बना है, जो जो सामान अपना है, उसको बोरिया बिस्तर में डालो और लपेट करके कहां ले जाओ, माइटोकॉन्ड्रिया ले चलो, मैट्रिक्स में ले चलो, क्योंकि इनिशियल जो स्टेप है ये आपके मैट्रिक्स में हो रहे हैं। फिर उसके बाद ETS में आपको जाना पड़ेगा, लेकिन अभी पहले आप मैट्रिक्स में आएंगे, इसलिए मैंने एरो कहां लिखे हैं, मैट्रिक्स में लिखे हैं। यस, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ऑलराइट, ये बात आपको फिलहाल क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। अगर आपने लिख लिया है तो एक बार डन लिख दीजिएगा इन द चैट सेक्शन। फिर मैं आपको आगे ले चलता हूं और मैं आपको एग्जैक्ट रिएक्शन बताता हूं कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में होता क्या है, यानी कि जो पायरुवेट है ये एसिटाइल कोएंजाइम कैसे बनाएगा, इस रिएक्शन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। स्पष्ट है श्रीमान? क्या बात है दोस्त, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। डन, ऑलराइट, डन 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 डन, क्या बात है, खूब सारे डन आ चुके हैं। आइए अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस मेन रिएक्शन के बारे में। मेरे पास एक मॉलिक्यूल था जिसको मैंने कहा ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज था 6 कार्बन का। इस 6 कार्बन के ग्लूकोज को मैंने एक प्रोसेस से तोड़ा। इस प्रोसेस का नाम था ग्लाइकोलिसिस, जिसके बाद मुझे मिले 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट जो कि हैं 3-3 कार्बन के। करेक्ट। अब मैं एक पायरुवेट के लिए अगर रिएक्शन लिखूं, एक पायरुवेट के लिए अगर रिएक्शन लिखूं, तो ये रिएक्शन क्या होगी भाई? मुझे बनाना है इस पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाना है, तो पहले मैं कोएंजाइम ए इस पे लगाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, फिर मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो बताओ मेरे भाई यहां पर क्या हुआ? यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने ये 3 कार्बन का पायरुवेट था, इस पे कोएंजाइम ए लगाया,
है ना। कोएंजाइम में कार्बन नहीं है, इसका नाम है कोएंजाइम, तो इसको CO मतलब कोएंजाइम लिखा हुआ है, इसमें कार्बन नहीं होता। ठीक है, यहां पर देखिए आपका पायरुवेट है 3 कार्बन का, इससे आपने एसिटाइल कोएंजाइम A बना लिया है 2 कार्बन का, तो एक कार्बन क्या करेगा आपका CO2 बना लेगा, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोला है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन हुई, CO2 निकला, एकदम निकला। तो एक कोएंजाइम A तो 2 कार्बन के साथ चिपक गया, तीसरा कार्बन निकल गया, CO2 आपका यहां पर निकल गया है। यहां पर जो एंजाइम लगेगा इसका नाम मैंने आपको क्या बताया था, PDH कॉम्प्लेक्स, यानी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। यहां क्या बनेगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, यानी PDH कॉम्प्लेक्स। करेक्ट, इसको हम बोलते हैं PDH। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज को LDH कह सकते हैं, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को ADH कह सकते हैं, यहां हमने इसे क्या कह दिया, PDH कह दिया। अब ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है, यहां अलग अलग चीजें लगती हैं इस रिएक्शन को कराने के लिए। सबसे पहली चीज क्या लगी, कोएंजाइम A लगी, हाँ या ना, यस सर, बिना कोएंजाइम A के ये काम नहीं हो सकता, पहला तो कोएंजाइम A लगा। दूसरी चीज क्या लगी, रिएक्शन को कराने के लिए इस PDH कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करने के लिए, एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए कई बार कोफैक्टर लगते हैं, कोफैक्टर लगते हैं, तो मैग्नीशियम यहां लगा एज अ कोफैक्टर, क्या ये लग गया, लग गया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन का लेना देना है, हाइड्रोजन का लेना देना है। एक बार पीछे चलो और देखो कि ये लेन देन कहां पर हुआ था। यहां पर देखिए, जब मैं कह रहा था अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, नाम में डिहाइड्रोजिनेज आया तो NADH से NAD बना, हाइड्रोजन का लेन देन हुआ। जब मैं कह रहा था लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज तो लेना देना हुआ। यहां पर मैं कह रहा हूं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, तो क्या लेन देन नहीं होगा, बिल्कुल होगा मेरे भाई, क्यों नहीं होगा। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब ही है कि हाइड्रोजन का लेन देन होगा, नाम ही है डिहाइड्रोजिनेज, तो यहां पर क्या होगा, NADH बन जाएंगे और बैंक में जाने के लिए NADH जनरेट होंगे, तो यहां NAD से क्या बना, NADH बन गया, NADH बन गया, करेक्ट है, बन गया। तो तीसरी चीज आपने यहां पर क्या लगाई, NAD लगाई। चौथी चीज यहां पर दो चीजें और लगती हैं। पहली चीज आपकी लगती है एक और विटामिन, जिसे हम कहते हैं TPP, थियामिन पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट NCERT में नहीं दिया हुआ है तो चिल मारो, याद होता है वेल एंड गुड, नहीं याद होता और वेल एंड गुड। थियामिन पायरोफॉस्फेट, या फिर इसको कहते हैं TPP। और पांचवी चीज आपकी यहां पर लगती है लिपोएट या लिपोइक एसिड, जैसे पायरुवेट पायरुविक एसिड, ऑक्सैलोएसिटेट ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, मैलेट मैलिक एसिड, इसी हिसाब से लिपोएट लिपोइक एसिड, सेम सी बात है जो कल समझाई थी। तो ये 5 चीजें यहां पर लगती हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान, ये 5 चीजें आपको लगानी पड़ती हैं। पहला कोएंजाइम A लगाया आपने, दूसरा Mg लगाया इस रिएक्शन को कैटालाइज कराने के लिए, तीसरा NAD से NADH बनाया, चौथा TPP लगाया, पांचवा लिपोएट लगाया, चौथे पांचवे को आप नहीं पढ़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताइए आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे एनसीईआरटी में, यू विल ऑलवेज डू दैट कैलकुलेशन फॉर 1 ग्लूकोज। मुझे बताइए इन ग्लाइकोलिसिस ऑफ 1 ग्लूकोज, अगर एक ग्लूकोज को, आधा ग्लूकोज तो जा नहीं सकता ग्लाइकोलिसिस में, अगर एक ग्लूकोज को मैं ग्लाइकोलिसिस में भेजता हूं तो मुझे एटीपी कितनी मिली, मेरे दोस्त, मुझे एटीपी कितनी मिली थी, डायरेक्टली 2 मिली थी, यस सर 2 मिली थी। मुझे NADH कितने मिले थे मेरे दोस्त, मुझे NADH कितने मिले थे, मुझे NADH के भी 2 मॉलिक्यूल मिले थे, जो आगे चल के क्या करेंगे, 6 एटीपी बनाएंगे, आगे चल के बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे, बैंक में जाकर के 6 एटीपी बनाएंगे। यहां मुझे बताइए अगर आप एक ग्लूकोज के लिए, एक ग्लूकोज के लिए मैं लिंक रिएक्शन की बात करूं या ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की बात करूं, तो एक ग्लूकोज बताइए क्या क्या बना सकता है। एक ग्लूकोज क्या करेगा, एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बने, यस सर 2 पायरुवेट बने, एक पायरुवेट से एक एसिटाइल कोएंजाइम में, एक पायरुवेट से एक NADH, तो 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोएंजाइम में 2 CO2, 2 पायरुवेट से 2 NADH, तो क्या यहां पर लिंक रिएक्शन में NADH निकला, ATP तो कोई निकला नहीं है, NADH निकले। एक ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में मैं लिखूंगा NADH कितने निकले, 2। तो कोई मुझसे पूछ ले मेरे भाई कि टोटल एटीपी यहां पर कितनी निकली ग्लाइकोलिसिस में, 2 एटीपी तो डायरेक्टली निकली, और ये जो 2 एटीपी हैं
2 NADH है सॉरी, आगे चल के 6 ATP मुझे दे देंगे। सिमिलरली ये जो 2 NADH है ये आगे चल के 6 ATP मुझे दे देंगे। तो कोई पूछे टोटल कितनी ATP निकली ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में या लिंक रिएक्शन में? 6 ATP। नेट कितनी ATP निकली? नेट कुछ नहीं निकला मेरे भाई, नेट कुछ भी नहीं निकला, हाथ में ATP आई ही नहीं यहां पे कोई। ये आपके 2 NADH है, ये आगे चल के कुछ बना सकते हैं बैंक में जाकर के, अभी इनके बस का कुछ नहीं है। देयर इज नो नेट ATP। अगर कोई बोले आफ्टर दिस रिएक्शन बताओ भैया कितनी ATP लेके आए हो, सर कुछ नहीं लेके आया, कुछ बना ही नहीं। लेकिन हाँ आगे चल के सर मैं आपको 6 ATP दे दूंगा, मेरे पास 2 NADH मॉलिक्यूल हैं, बैंक में जैसे ही जमा कराऊंगा हाथ में रुपया आ जाएगा। यस, फटाफट बताइए, यहां तक क्लैरिटी है? ये आपका अभी तक का ATP चार्ट है, अभी तक का ATP चार्ट है। तो टोटल हमने 8 ATP यहां बनाई, 6 और 2 और 6 यहां पर बना ली, 14 ATP बना ली। अब हम लोगों को क्या करना है, आगे चल के और ATPs बनानी है। 14 ही बनाई है, 38 बनानी है ना, 24 रहती हैं। अभी हम 24 ATP और बनाने वाले हैं। तो जब हम पूरी क्रैब साइकिल पढ़ेंगे तो हमको आइडिया लग जाएगा कहां कहां आपकी ATP बनती है, राइट। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है इसको आगे हम क्या करेंगे, ये CO2 तो रिलीज हो गया, ये जो 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम है इसको हम कहां भेजेंगे, इसको हम एक साइकिल में भेजेंगे। इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, इस साइकिल को हम कहते हैं TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल या क्रैब साइकिल कह लो आप। ये जो क्रैब साइकिल है इसमें क्या होगा, ये जो आपके एसिटाइल कोएंजाइम के 2 कार्बन हैं, इन 2 कार्बन को भी हम लोग अलग अलग कर देंगे, इनके भी टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। यहां पर आपके 2 CO2 और निकल जाएंगे, 2 कार्बन और निकाल देंगे। ये आपका कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपका, ग्लूकोज से 6 CO2 बन जाएंगे, एक एक CO2 आपने तोड़ दिया। जब आपने ग्लूकोज था 6 कार्बन का, इसके 2 टुकड़े किए तो 3-3 कार्बन के पाइरुवेट बने। अब इस पाइरुवेट से भी एक CO2 तोड़ दिया, 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम भी बचा, फिर वो दोनों कार्बन भी तोड़ देंगे तो आपके अलग हो जाएंगे सारे के सारे कार्बन। ये आपका TCA साइकिल आप कल पढ़ने वाले हैं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अब आराम से मेरी बात सुनिए, आराम से मेरी बात सुनिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अगर मैं बोलूं एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, अगर मैं कह रहा हूं एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो क्या मैं कहूं कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगी? अगर मैं कहूं एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इट लीड्स टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन of glucose and it leads to release of CO2, H2O and ATP? क्या मैं कह सकता हूं कि यहां से CO2, H2O और ATP मिलेंगी, सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएंगे, वाटर रिलीज हो जाएगा और ATP रिलीज हो जाएगा। यस, क्या ये बात करेक्ट है? एकदम करेक्ट है सर, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं, मतलब जब से चैप्टर शुरू हुआ है तब से पढ़ रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है सर, आपने ही हमें बताया था, नाम है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला स्टेप। बताओ भैया ऑक्सीजन का है, आओ भैया ढूंढो ऑक्सीजन को, यहां पर किसी को मिले तो बताना। नाम है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, नाम में ही ऑक्सीडेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला स्टेप, माइटोकॉन्ड्रिया में गए हैं सच धज के कि हाँ भैया एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। मुझे बताइए कि यहां पर कोई भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज हुआ है या नहीं? सर कोई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज नहीं हुआ, हमने तो नहीं देखा, ना हमने रिएक्टेंट में कोई ऑक्सीजन देखा है, ना हमने एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स में कोई ऑक्सीजन देखा है, ना कोई ऑक्सीजन हमने निकलते हुए देखा है, निकलना भी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कोई ऑक्सीजन देखा ही नहीं है। तो हमने क्या बोला, भैया यहां पे हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, इस वजह से हमने इसको ऑक्सीडेशन कहा। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इस वजह से हो गया, इसका तो हम लोगों को क्लैरिटी है, लेकिन मुझे मेरी बात का उत्तर अभी तक नहीं मिला। ऑक्सीडेटिव को तो मैंने जस्टिफाई कर दिया, एरोबिक को कैसे जस्टिफाई करोगे? एरोबिक का मतलब तो ऑक्सीजन ही होता है ना सर। आपने कहा था ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो ऑक्सीजन ले लो या हाइड्रोजन छोड़ दो, तो हमने हाइड्रोजन यहां से निकाल के NAD को दे दिए हैं, तो ऑक्सीडेशन तो आपने बता दिया। एरोबिक का मतलब तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस ही होता है ना, ऑक्सीजन तो कहीं काम आया नहीं, तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन काम नहीं आता। अगले में आता होगा सर क्रैब साइकिल में, वहां भी ऑक्सीजन काम नहीं आता। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में
आपका ऑक्सीजन जो है इट इज टर्मिनल हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सिर्फ लास्ट स्टेप पे, लास्ट पोजीशन पे ऑक्सीजन पाया जा रहा होता है, उसके अलावा ऑक्सीजन का कोई रोल ही नहीं है। कोएंजाइम में भी ऑक्सीजन नहीं होता है ना, ऑक्सीजन मतलब फ्री ऑक्सीजन नहीं होता, राइट। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन ओनली इन्वॉल्व एज टर्मिनल हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब एनसीईआरटी में कई जगह लिखा हुआ है हाइड्रोजन, कई जगह लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन। सर दोनों में से किसको सही माने? दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। कई ऐसी जगहें होती हैं आपकी बॉडी में जहां पर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर सकता। तो एक बाल्टी इमेजिन करिए, एक बाल्टी इमेजिन करिए, ये है आपकी बाल्टी, ये बाल्टी है। ये बाल्टी अगर हाइड्रोजन है, ये बाल्टी अगर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में क्या क्या होता है? केमिस्ट्री पढ़ी है सर? पढ़ा तो क्या पता क्या क्या है, याद रहे तब ना। ये अगर एक हाइड्रोजन है, ये कंप्लीट बाल्टी अगर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में क्या होता है? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताइए फटाफट। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाना भाई, सही बता रहा हूं भाई, छोड़ दो। इससे आसान कोई सवाल हो नहीं सकता। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बताना तो भाई, है ना, एक बार एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों बताइए हाइड्रोजन का, झटपट भाई। इसमें भी टाइम लोगे तो क्या होगा? अरे सर बहुत हार्ड सवाल पूछ लिया है सर, चलो बढ़िया है। भाई अगर हाइड्रोजन है तो इसमें एक प्रोटॉन है और इस प्रोटॉन का भाई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मैं ये बाल्टी लेकर के कहीं जा रहा हूं, टिक 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 बाल्टी लेकर के कहीं जा रहा हूं। अगर मैं ये हाइड्रोजन नाम की बाल्टी लेकर के जा रहा हूं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को भी तो लेकर के जा रहा हूं। बाल्टी में जो पानी है दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं कह रहा हूं ऑक्सीजन जो है ये वाटर बनाना चाहता है, ऑक्सीजन जो है ये वाटर बनाना चाहता है, ऑक्सीजन जो है ये वाटर बनाना चाहता है ना। तो समझ लीजिए मैं बैलेंस्ड इक्वेशन लिखता हूं, समझ लीजिए हाफ O2 है, तो यहां पे मुझे क्या चाहिए? आपका 2H चाहिए ना, तभी तो H2O बनेगा, 2H चाहिए। तब जाकर के क्या होगा? 2H है तो इसको लिख दिया H2 और हाफ O2 है तो इसको लिख दिया O, तब जाके वाटर बनेगा। करेक्ट है, वाटर बन गया। ये जो 2H हैं इसका मतलब मैंने यहां पर दिए हैं 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात सही है? एकदम सही है सर। भाई इसी H को अगर फाड़ के लिख दूं तो एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो मेरे भाई यहां पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो मैंने इलेक्ट्रॉन को पहुंचाया है एक्चुअल में ऑक्सीजन तक, लेकिन हाइड्रोजन के अंदर डाल के। अकेला थोड़ी चला जाएगा। अगर अकेला इलेक्ट्रॉन पहुंचा ऑक्सीजन तक, कभी वाटर बन सकता है जिंदगी में? प्रोटॉन भी तो चाहिए। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर के हाइड्रोजन बनाएंगे, ऑक्सीजन पड़ा ही है, तब जाके तो वाटर बनेगा ना। दैट्स वाई यहां पर हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन बिहेव्स, ऑक्सीजन का काम क्या है? इट बिहेव्स एज टर्मिनल इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन एक्सेप्टर। दोनों बातें करेक्ट हैं, क्योंकि हाइड्रोजन नाम की बाल्टी में बैठकर ही आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन लेकर के जाओगे। यहां तक बात समझ में आई? हाँ या ना? खुद बताइए ईमानदारी से, इज्जत से। मैं सही बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट्स आपको किताब में मिलेंगे नहीं। आप दुनिया की कोई किताब देख लीजिए, अपने लेवल की, नीट लेवल की, दुनिया की कोई किताब देख लीजिए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से मिल जाए या कोई इतनी क्लैरिटी दे दे, मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई बायोकेमिस्ट्री में इतनी क्लैरिटी दे दे आपको रेस्पिरेशन में, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा भाई, है ना। बहुत भयंकर चीजें हैं भाई ये, इसके लिए आपको बायोकेमिस्ट्री में डूबना पड़ता है, तब जाकर के बातें समझ में आती हैं, तब जाकर के बातें समझाई जा सकती हैं। और इसके लिए आपकी केमिस्ट्री भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसे बायोलॉजी टीचर्स जिनकी केमिस्ट्री थोड़ी वीक है वो इतनी डेप्थ थोड़ी पकड़ पाएंगे, जिन्होंने केमिस्ट्री छोड़ दी बहुत पहले, तो इसमें भी दिक्कत है। मैं डीजी में है, हाँ भाई। ये कर लो भाई, ये कर लो भाई, मेरे को मेरे ही औजार से रोस्ट कर दो भाई तुम, है ना, मेरी तलवार मेरे ऊपर ही चला दो। मैं डीजी में है, ऑब्वियसली है भाई। चलो बढ़िया, शानदार, ग्रेट। आइए मेरे भाई, अब क्रैब साइकिल तो हम पढ़ेंगे नहीं, ये हो चुका है आपका। अब क्रैब साइकिल हम पढ़ेंगे नहीं, कल पढ़ेंगे। तो आज हम और क्या करें गुरुदेव? हमारे पास तो टाइम रह गया है खूब सारा, 15 मिनट रह गया है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 या 38 एटीपी बनते हैं, करेक्ट?
36 से 38 एटीपी क्यों बनते हैं और कब बनते हैं? सर किस केस में 36 एटीपी बनेंगे, किस केस में 38 एटीपी बनेंगे? यह भी आपको बहुत यूजुअल नीट की किताबों में नहीं मिलेगा, मैट इजी में मिलेगा। मैं पहले ही क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, इससे पहले तुम लोग भाई इसका भी स्पैम करना शुरू कर दो, मिलेगा आपको मैट इजी में। यहां पर मैं बना लेता हूं गड्डियां ऊंचियां रखियां बना लेता हूं 2, जिससे कि आपको मजा आ जाए। अपनी फेवरेट गड्डी बना लो भाई। मेरी फेवरेट गड्डी जो कि इजी टू मेक है वो है एम्बेसडर कार। तो हम अपनी नई पीपी बना ले रहे हैं, हम बना रहे हैं एम्बेसडर गाड़ी, एक ही खिड़की वाली। ठीक है, अकेला बैठूंगा, नहीं बैठाऊंगा तुमको कहीं, आ जाओ हाथ दे के कि सर थोड़ा आगे छोड़ दो, है ना, ऊपर से चढ़ा के ले जाऊंगा गाड़ी। तो यहां पर ये गड्डी साइड में कर देते हैं। पहले गाड़ी क्यों बनाई गुरुजी, अभी बताते हैं भाई, अभी बता देते हैं। आज जो बात मैं आपको 100 बार बता चुका हूं वही बात एक और बार बताना चाहूंगा। ये है हमारा ग्लूकोज, है ना, ये है हमारा ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को जो कि 6 कार्बन का है, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने ग्लाइकोलिसिस से पास कराया। इसको जब मैंने ग्लाइकोलिसिस से पास कराया तो मुझे बदले में 2 पायरुवेट मिले। ये 2 पायरुवेट 3-3 कार्बन के होते हैं। ये पायरुवेट जो 3 कार्बन के हैं, जब ये बनते हैं तो इस टाइम पे 2 NADH भी निकलते हैं। जब ये NADH निकलते हैं तो आप इनको माइटोकॉन्ड्रिया में आगे भेजते हैं। जब आप इनको माइटोकॉन्ड्रिया में भेजेंगे तो आपको एक गड्डिया में बैठना पड़ेगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इस पे इनफोल्डिंग होती है, इनको क्रिस्टे कहते हैं। एक बच्चा बैठ के हे काउंट करो कितनी बार हुआ है ना, आई एम क्यूरियस भाई। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स होती हैं। ठीक है, यहां पर ये जो पायरुवेट बने हैं इनको हम माइटोकॉन्ड्रिया में भेजेंगे। ये जो NADH बने हैं इनको हम माइटोकॉन्ड्रिया में भेजेंगे ATP बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इनको 2 गड्डी मिल सकती हैं। एक गड्डी जो है ये हमारी फ्री की गड्डी है, इसको हम फ्री शटल या फ्री गड्डी कहते हैं। दूसरी जो गड्डी है इसको हम भाड़े की गड्डी कहते हैं। ये भाड़े की गड्डी बहुत पैसा लेती है। ठीक है, तो अगर मेरे भाई आप फ्री गड्डी में जा रहे हैं तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। आपने मेरी गाड़ी को हाथ दे दिया तो आपको मिल गई है फ्री शटल। सर आगे तक छोड़ दो, मैंने भी सोचा यार छोड़ देता हूँ। ये फ्री शटल जो है इसका नाम है माँ शटल। माँ कभी पैसे नहीं लेती आपसे। रिश्तेदारों के पैसे की अलग बात है, जो मामा देके जाते हैं हाथ में पुंगी बना के नोट, उसकी अलग बात है। बाकी कोई पैसा माँ नहीं लेती, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। एस्पार्टेट, मैलेट एस्पार्टेट शटल इसको कहा जाता है। मैलेट एस्पार्टेट शटल यानी MA शटल यानी माँ शटल, तो ये फ्री शटल होती है। तो अगर आप इससे 2 NADH को पास कर रहे हैं तो आपका भाड़ा नहीं लगेगा। तो अगर कोई भाड़ा नहीं लगेगा, ये फ्री की गड्डी है, तो इसमें आपको फ्री शटल में कोई भाड़ा नहीं देना पड़ेगा। 38 ATP आपकी बनेगी, 38 ATP आपकी बन जाती है। दूसरा अगर आप देखें तो ये जो गाड़ी है ये पैसे की गाड़ी है। आपको मैंने नहीं बैठाया तो अब आप पेड शटल लेंगे। अब आप एक NADH को आगे बढ़ाने का 1 ATP खर्च करेंगे। तो ये जो पेड शटल है इसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल या G3P शटल। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल या इस गाड़ी का नाम है G3P शटल। ये जो G3P शटल है ये आपसे रुपया लेगा, भाड़ा लेगा। कितना भाड़ा लेगा? ये आपसे भाड़ा लेगा 1 ATP पर 1 NADH ट्रांसपोर्टेड। तो टोटल आपको कितने NADH ट्रांसपोर्ट करने पड़ते हैं? 2 NADH आपको साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में भेजने पड़ते हैं। तो टोटल भाड़ा कितना लगा? टोटल भाड़ा आपका लगा, टोटल फेयर आपका क्या हो जाएगा? टोटल भाड़ा इज 2 ATP। आपने अगर 38 ATP बनाई थी, उसमें से 2 का आपने भाड़ा दे दिया,
तो कितनी बनी 36 एटीपी। तो कोई पूछ ले टोटल एटीपी कितनी बनती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 38। कोई पूछ ले काट पीट के बताओ, शटल वटल सब लगा के बताओ, तो 36 बोलोगे। दोनों साथ में नहीं आ सकते। अगर साथ में आ गए दोनों, बहुत रेयर चांस है, एक्सट्रीमली रेयर ऑफ द रेयर, कोई एकदम ही घोंचू आदमी पेपर बना रहा है तो आप इसको कहेंगे टोटल। कोई टोटल पूछ ले तो बेस्ट पॉसिबल देखना पड़ता है। टोटल मतलब कितना बेस्ट बन सकता है, टोटल सब मिला के बताओ 38। और कोई नेट बोले तो सब कुछ काट करके बताओ कि हाँ हाथ में क्या बनेगा, तो यह है नेट। ये आपसे पूछ लिया जाएगा, है ना। बात समझ में आई भाई। दो शटल के नाम है, एक है मा शटल यानी मैलेट एस्पार्टेट शटल, जो आपसे कोई पैसा नहीं लेगा। अगर आपसे कोई पैसा नहीं लेगा तो 38 एटीपी जो आपने बनाई थी एकदम सेफ रहेंगी। कल मैं आपको 38 एटीपी बनाकर दिखाऊंगा, कल मैं आपको एक एक एटीपी का हिसाब किताब दे दूंगा। 38 एटीपी आपकी कल जेब में होंगी, एक ग्लूकोज से बनाई हुई। लेकिन मेरे भाई कोई ऐसी गड्डी है जो कि आपसे पैसा लेगी, G3P शटल अगर यहां पर है तो ये आपको नहीं छोड़ेगी, आपसे रुपया भाड़ा लेके रहेगी, वसूलेगी, वसूली भाई है ये। तो मेरे भाई अब आपको एक NADH को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक एटीपी देनी पड़ेगी, 2 NADH है तो 2 एटीपी देनी पड़ेगी। 38 में से 2 घटाई, 36 एटीपी बची। यस करेक्ट। यहां तक सबको क्लैरिटी है? फटाफट बता दीजिए एक बार। भाई नहीं चमका, एक सेकेंड अभी चमका देते हैं। इज्जत से सुनो, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप कहीं जा रहे हो मार्केट, रास्ते में आपका अपना दोस्त मिल जाए, उसकी गाड़ी में लटक के चल दिए, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन, जहां पे आपको कोई भाड़ा नहीं देना। तो आपके पास 38 रुपए थे, आपके पास 38 रुपए हैं, जब आप अपनी मंजिल पे पहुंचे तो भी आपके पास 38 रुपए ही बचे, क्योंकि आपने अपने दोस्त को कोई भाड़ा थोड़ी दिया है। लेकिन समझ लीजिए रास्ते में आपको टोटो मिल गया, तो आपने टोटो को हाथ दिया, उसने कहा लाओ बेटा 38 रुपए है, 2 रुपए मुझे दे दो। तो आपने क्या किया, 2 रुपए टोटो वाले को दे दिए, 38 रुपए आपके पास थे, अब आपके पास सिर्फ 36 रुपए बचे हैं। यानी अगर आपकी गाड़ी ने आपसे पैसा नहीं मांगा तो आप पे जितनी एटीपी थी उतनी ही रहेंगी। अगर आपकी गाड़ी ने आपसे पैसा मांगा है, समझ लीजिए 2 सवारी हैं आप, तो एक सवारी का 1 रुपया लगा, तो 2 सवारी का 2 रुपया लगा, 2 रुपया आपने दिया, बात खत्म। इसमें चमकने का क्या है, तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। बस गाड़ी का एक जगह पैसा है, दैट इज G3P शटल, और एक जगह पैसा नहीं है। मां आपसे पैसा थोड़ी लेंगी, मम्मी तो बैठा के ले जा रही गाड़ी में। तो मैलेट एस्पार्टेट शटल यानी मां शटल में कोई पैसा नहीं लगता है। यस यहां तक क्लैरिटी? बढ़िया, शानदार, कमाल, धुआंधार, बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट है भाई, मजा ही आ गया होगा आज तो आपको। थोड़ा सा नाम नए नए हैं तो रिवीजन करना पड़ता है ना, बाकी इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। अब नए नए नाम आप सीख रहे हैं तो नाम सीखने में जितना टाइम लगेगा उतना तो लगेगा ही, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देखो मेरे भाई क्या हुआ, जब आप ग्लाइकोलाइसिस खत्म कर देते हो तो इसके जो प्रोडक्ट हैं, क्या बना ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट, एक तो पायरुवेट बना और आपका 2 NADH बने। इनको आप क्या करोगे, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में भेजोगे। तो हमने बकायदा ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया है। तो अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन कराओगे अब आप माइटोकॉन्ड्रिया में, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी पायरुवेट की, जिसमें आपके सारे के सारे CO2 रिमूव हो जाएंगे। एंड मेरे भाई एंड में जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, इसको आपको हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने पड़ेंगे। ऑक्सीजन का एरोबिक रेस्पिरेशन में इतना ही काम है कि आपका हाइड्रोजन एटम्स को या इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और वाटर बनाता है। तो पहला जो आपका प्रोसेस है यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन में, ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, यानी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और आपका क्रैब साइकिल। और दूसरा जो है सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये कहां होगा, ये आपका इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये हम डायग्राम के अंदर ही बढ़िया तरीके से मैप कर चुके हैं। तो जब आपका पायरुवेट जो है एज वेल एज 2 NADH जो है, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर गए तो पहला प्रोसेस यहां होगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होगा। एंजाइम लगता है यहां PDH कॉम्प्लेक्स, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स यहां पर लगता है। और इसके साथ सेवरल कोएंजाइम्स भी आपको ऐड करने पड़ते हैं। तो कोएंजाइम आपने सबसे पहले कौन सा ऐड किया, कोएंजाइम A। इसके अलावा आपने NAD का NADH बनाया, 2 NADH बने यहां पर। उसके अलावा आपने मैग्नीशियम डाला, TPP यानी थियामीन पायरोफॉस्फेट डाला, और आपने लिपोएट डाला। ये 5 चीजें हैं। मैग्नीशियम यहां लिखा हुआ है NCERT में, NAD और कोएंजाइम यहां लिखा हुआ है, TPP और लिपोएट आप ऐड कर सकते हो, पूरा कॉम्प्लेक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 कार्बन का पायरुवेट, इस पे कोएंजाइम A जोड़ा, जिसमें ये कार्बन नहीं है ना, इट इज नॉट कार्बन। तो 3 कार्बन के पायरुवेट पे कोएंजाइम A जोड़ा। ये 3 कार्बन का पायरुवेट था, इससे 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम A बन गया, और एक CO2 आपका बन करके तैयार हो गया है। एंजाइम लगा आपका PDH कॉम्प्लेक्स यानी पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस के दौरान 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH आपके बने, है ना। एसिटाइल कोएंजाइम में जो है फिर एक साइकिल के अंदर एंटर करेगा। इस साइक्लिक प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, TCA साइकिल या क्रैब साइकिल।
सच में भाई एक बार बता दीजिए कि सब कुछ समझ में आया या नहीं, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें। 2 क्वेश्चन हमारे रहते हैं, फिर आपकी छुट्टी कर दी जाएगी। क्या सबको यहां तक सारी की सारी चीजें सचमुच में समझ में आई? यस, एक बार तारा इन द चैट सेक्शन प्लीज, पूरी एनर्जी के साथ। मैं जानता हूं ये चैप्टर आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है अगर आपके बायोलॉजी के फंडामेंटल्स वीक हैं, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग वेरी स्लो, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। एक लेक्चर में आराम से बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए, एक लेक्चर में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस पढ़ाया, आज सिर्फ फर्मेंटेशन पढ़ाया, कल सिर्फ क्रैब साइकिल पढ़ाऊंगा, परसों सिर्फ ईटीएस पढ़ाऊंगा, फिर एक रिकॉर्डेड सेशन या लाइव जैसा भी आप बोलेंगे उसमें आपको सिर्फ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन और एम्फिबोलिक पाथवे पढ़ाऊंगा, बहुत प्यार से लंबा टाइम लेकर के, जिससे आपको चीजें समझ में आए, याद रहे, रिवीजन का टाइम मिलता रहे। यस कमाल भाई, मजेदार। थोड़ा बहुत किसी को हल्का फुल्का सा भी कुछ डाउट है, नाम याद करने में ही तकलीफ हो सकती है, उसको आप एक बार रिकैप करेंगे तो नाम याद होते चले जाएंगे, है ना। क्योंकि हमने वैसे भी ट्रिक दी हुई है हर चीज के लिए, जैसे मैलेट एस्पार्टेट शटल है तो मां बोल दिया, जो कि किराया नहीं लेगी आपसे, तो अल्टीमेटली आप चीजों को लिंक करेंगे, 1-2 बार नाम पढ़ने पड़ेंगे। देखो यार, बेस्ट फ्रेंड का नाम याद करने में भी 4-5 दिन लगते हैं, जब तक आप उसको 5-6 बार ना बुला लो उसके नाम से, तब तक दोस्त का नाम ही याद नहीं होता, अनटिल अनलेस इट इज वेरी कॉमन। तो भाई ये तो फिर भी केमिकल्स के नाम है, इसमें तो जितना टाइम लगता है उतना लगेगा ही, तो उसको पूरा टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए भाई सवाल आपके सामने है, पहले इलेबोरेट कर देता हूं। पायरुविक एसिड पे कोएंजाइम ए जुड़ा, NAD का NADH बन गया, 3 कार्बन का पायरुविक एसिड था, इससे 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए बना और 1 CO2 रिलीज हो गया। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स लगा है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है। ये आपका रिएक्शन कहां होता है? साइटोप्लाज्म में, मैट्रिक्स में, आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में या इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में? सिंपल सवाल, सिर्फ जगह पूछ लिया। सर यूज ऑफ ऑक्सीजन रिपीट कर दीजिए। यूज ऑफ ऑक्सीजन आराम से रिपीट होगा, क्योंकि आगे आपका जब ऑक्सीजन आएगा उस टाइम पे आपको सीखने को मिलेगा। वो नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है, छोड़ दो, क्योंकि ऑक्सीजन अभी आया ही नहीं है। अभी तो मैं आपको जनरल लेवल पे बता रहा हूं, ऑक्सीजन आगे आएगा। अभी तो आप क्रैब साइकिल पढ़ोगे, उसमें भी ऑक्सीजन नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी परसों की क्लास में आएगा तो आपको बता देंगे, है ना। जब आएगा उस टाइम पे आपको ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा, उस टाइम पे आपको और सिखा देंगे, राइट। चलो उत्तर क्या हो जाएगा भैया आपका? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और क्रैब साइकिल मैट्रिक्स में होती है और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? सी फॉर चूरा बच्चन आ जाएगा। आ जाएगा सर, 80% लोगों ने कर दिया है, बहुत शानदार। अगला देखिए, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम, पायरुविक एसिड इज, पायरुविक एसिड का क्या हुआ? पायरुविक एसिड को क्या हुई, खुद बताइए। पायरुविक एसिड रिड्यूस हुई, ऑक्सीडाइज हुई, क्या हुई? भाई नाम में ही उत्तर है, इस रिएक्शन के नाम में ही उत्तर है। अब भी कंफ्यूज हुए तो हुए ही, है ना। इससे आसान कुछ हो नहीं सकता, आज के दिन में कुछ नहीं हो सकता। इस रिएक्शन का नाम क्या था? एक बार पलट के देखिए पन्ना और आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि इस सवाल में एग्जामिनर आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। भाई यहां पर है आपका पायरुवेट, पायरुवेट। इस पायरुवेट से आपने बनाया एसिटाइल कोएंजाइम प्लस आपने बनाया CO2, करेक्ट। यहां पर आपने और एक चीज बनाई, यहां पर आपने NAD को दे दिए हैं हाइड्रोजन, NADH बना दिया है। तो ये हाइड्रोजन आपने कहां से निकाले? पायरुवेट से निकाले। तो पायरुवेट को ऑक्सीजन देना इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, इससे हाइड्रोजन लेना इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। तो क्या हुआ है? पायरुवेट ऑक्सीडाइज हुआ है ना। रिएक्शन का नाम क्या था? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो नाम क्या है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो ऑक्सीडेशन ही तो करोगे। भूरा बच्चन इज द राइट आंसर, 86%। क्या बात है यार, इंटेलिजेंट हो गए आप लोग तो। बस ये आपका आज का खेला था, विच इज कंप्लीटेड। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें आपको रिवीजन देना पड़ेगा। मैं आपको इन चैप्टर्स के नाम भी बकायदा बता देता हूं, जिसमें आपको रेगुलर रिवीजन करना है, क्योंकि यहां पर कुछ टर्म्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि साइकिल्स आएंगी खूब सारी आपकी रेस्पिरेशन में, तो यहां आपको आइडियल रिवीजन चाहिए। फोटोसिंथेसिस में जब आप साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे तो यहां आपको लगेगा रिवीजन। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में PGR वाले चैप्टर में जब PGR के फंक्शन पढ़ेंगे, इस टाइम पे आपको रॉबस्ट रिवीजन लगेगा। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट सीधा सीधा समझ में आ जाएगा, मॉर्फोलॉजी से लिंक करके पढ़ाएंगे। जेनेटिक्स समझ में आ जाएगा, क्लास में सारी चीजें याद होंगी। कोई नंबर कोई डेटा है तो याद करना पड़ेगा। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में सिर्फ आपको नाम याद करने पड़ेंगे चीजों के, कुछ के याद होंगे आपको ऑटोमेटिकली, उससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, कुछ नाम आपको याद करने पड़ेंगे। इकोलॉजी में आपको टेक्निकली बायोडाइवर्सिटी का डेटा याद करना पड़ेगा और इकोसिस्टम के कुछ नंबर्स हैं वो याद करने पड़ेंगे, दैट्स इट। तो अगर आप
नंबर है वो याद करने पड़ेंगे। अगर मैं बोलता हूं 1947 तो याद ही करना पड़ेगा ना, इसका कोई और विकल्प नहीं है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। आप उसको अपने तरीके से याद कर सकते हैं, कुछ लिंक कर सकते हैं आप चीज 1947 से, जैसे देश की आजादी से लिंक कर सकते हैं कि हमारा देश जो है आजाद हुआ था 1947 में, तो आप ऐसे लिंक कर सकते हैं। जो भी आप तिगड़म लगाएं, अधिकतर तिगड़म मैं आपको दे दूंगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो याद करने की चीजें हैं भाई वो मैंने भी तो कैसे ना कैसे याद ही की होंगी ना, मैं भी तो इंसान ही हूं, मैं भी तो भूलता हूं डेटा। अगर मैं नहीं भूल रहा हूं तो मैंने कोई ना कोई जुगाड़ लगा रखा है, वो जुगाड़ मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा जिससे कि आपको चीजें याद हो जाए, मेहनत कम करनी पड़े। पर थोड़ा बहुत उसमें भी मेहनत है ना, जुगाड़ को भी इंप्लीमेंट करने में मेहनत तो है ही, तो ये आपको समझना पड़ेगा। सर दिसंबर तक बॉटनी खत्म करा दीजिए, अरे नहीं भाई इतना जल्दी थोड़ी, अब तो अक्टूबर तो खत्म होने आया और इसमें भी आपकी छुट्टियां हैं बीच में, है ना। बाय गॉड्स ग्रेस अपनी छुट्टी नहीं है, मतलब दिवाली में जिस टाइम पे हमारी क्लास होती है, हमारी कोई छुट्टी नहीं पड़ रही है उस पूरे के पूरे टेन्योर में, तो हम लोगों की क्लास रहेंगी। हाँ अगर मैं घर जाता हूं तो मैं रिकॉर्डेड क्लास देके जाऊंगा, लेकिन मैं क्लास लूंगा, तो मेरी क्लास की कोई छुट्टी नहीं है। आपका वो जो टाइम है उस दौरान अपनी क्लासेस हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कोई ऑफ नहीं है, राइट। चलें दोस्त, थैंक यू लॉट्स ऑफ लव, शुक्रिया इस सेशन को देखने के लिए, एंड आई होप आपको मजा आया होगा। बहुत छोटे टॉपिक कराए हैं आज, 2 टॉपिक्स, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन जिसमें 1 लाइन का रिएक्शन है, और आपका फर्मेंटेशन जिसमें 2 लाइन के रिएक्शन है, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का। अभी हम क्या करेंगे, ये टॉपिक जो है इससे लिंक्ड है अगला टॉपिक, दैट इज क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल पढ़ने के बाद आपके इस टॉपिक के अधिकतर डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कल बैठ के हम लोग एंड में 10 मिनट में डाउट्स आपके ले रहे होंगे, क्योंकि जब आप अभी आधा टॉपिक पढ़ा है आपने एरोबिक का, जब पूरा पढ़ लेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली डाउट्स क्रैश हो जाएंगे। सो प्लीज मेक श्योर कि कल तक का लेक्चर आप देखें, अभी दिमाग में जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रही होंगी वो क्रैक हो जाएंगी, खुद ही खुद क्रैक हो जाएंगी, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। और क्रैब साइकिल आपको यूं चुटकियों में याद हो जाएगी, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, मजा आएगा। सो प्लीज मेक श्योर कल पूरे एंथुजियाज्म के साथ आप आओ, क्योंकि हफ्ते की लास्ट क्लास है। और फिर सबसे कठिन टॉपिक जो लगता है बच्चों को, उसकी हम तारा रंपम कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, नेक्स्ट मंडे को। फिर अगर आप बोलेंगे तो अगला लेक्चर जो है वो मैं आपको रिकॉर्डेड दे दूंगा, उसके जस्ट अगले दिन वी विल स्टार्ट फोटोसिंथेसिस। ऑलराइट, चलिए सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा यार आइडिया नहीं है, वैसे तो प्लानर में इट इज फर्स्ट वीक ऑफ मार्च ओनली, पर अगर आप मुझे थोड़ी लिबर्टी देते हैं एक्स्ट्रा क्लास लेने की तो आई गेस थोड़ा सा पहले भी हो सकता है। कोशिश करेंगे कि फेब में खत्म किया जाए, फेब में इसको किया जा सकता है, दैट वुड बी अ रियलिस्टिक टारगेट। अगर मैं बहुत जल्दी कराने की कोशिश करूंगा तो ऑब्वियसली आपका जो क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स है वो हैम्पर होगी, और मैं वो हैम्पर कभी नहीं करना चाहूंगा। 2-3 लेक्चर भी अगर हम एक्स्ट्रा ले गए तो हमारे कुछ हफ्ते बच जाएंगे। जैसे टिश्यू कल्चर है और प्लांट ब्रीडिंग है, वो हम लेक्चर ले सकते हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। उसके अलावा एंड के कुछ जो लेक्चर्स हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इकोलॉजी, ये सब भी हम लोग ले सकते हैं। तो जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। जैसे कुछ पार्ट्स डिलीटेड हैं, जैसे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन का ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट डिलीटेड है, तो वो हम रिकॉर्डेड ले सकते हैं। सिमिलरली बायोडाइवर्सिटी तो पूरा ही है, इकोसिस्टम आपका लगभग पूरा ही है, कुछ और पार्ट्स हैं विच आर डिलीटेड इन सम मीडियम टॉपिक्स, वो भी हम ले सकते हैं, राइट। सर आपके नाम पे 4 पेटेंट्स हैं, नहीं दोस्त अभी मेरे नाम पे 3 पेटेंट्स हैं, और वो सारे इंस्टाग्राम पे 2 तो डले हुए हैं उसमें से, है ना। एक इज अंडर प्रोसेस, तो वो भी मेरे पास आ चुका है, आप बोलोगे तो मैं शेयर कर दूंगा, है ना। तो देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पेटेंट्स, यूटिलिटी एंड डिजाइन। तो मेरे जो 2 पेटेंट्स हैं दीज आर डिजाइन पेटेंट्स एंड 1 पेटेंट इज यूटिलिटी पेटेंट। तो आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप लोग भी थोड़ा और उत्सुक हो सके साइंस को लेकर के, बिकॉज साइंस इज अ वेरी 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 बिग डोमेन। तो बहुत कुछ रहता है दोस्त, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं करने लायक, बहुत सारी चीजें हैं सीखने लायक। तो जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप रिसर्च फील्ड में जाएंगे, तो अल्टीमेटली यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी कि रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, रिव्यू आर्टिकल कैसे लिखते हैं, बुक्स में चैप्टर्स कैसे पब्लिश होते हैं, पूरी बुक कैसे पब्लिश होती है, पेटेंट कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, पेटेंट कैसे सबमिट किया जाता है, पेटेंट कैसे स्टार्टिंग से एंड तक कैसे अप्लाई किया जाता है, बहुत सारी चीजें। तो पेटेंट के बारे में आप पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, है ना। जब आप आईपीआर के बारे में पढ़ेंगे, आईपी के बारे में पढ़ेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो बायोटेक में है एंड में एक टॉपिक, शायद एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में है, वहां पर आपको पेटेंट्स के बारे में और कॉपीराइट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, तो वहां आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा, है ना। चलो, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मैं मिलता हूं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और कल एकदम तैयार होकर आइएगा फॉर क्रैब साइकिल। मतलब तैयार होकर ऐसे बंठन के नहीं आना है, दिमाग को प्रिपेयर करके आना है कि आज तक हमने जो पढ़ा है उसको भी हम लोग यूटिलाइज करेंगे, एंड अल्टीमेटली वी विल एंटर इनटू क्रैब साइकिल। और एक लाइन बताऊंगा सिर्फ, कल मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मैं एक लाइन से ज्यादा मैं इतना पार्ट लूंगा बस बोर्ड का,
एक लाइन से ज्यादा मैं आपको ना कुछ लिखवाऊंगा, ना मैं आपको कुछ याद करने को कहूंगा, और उतने में आपकी पूरी क्रैब साइकिल सिमट जाएगी। पहले मैं आपको पूरा का पूरा क्रैब साइकिल पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको एक मंत्र दूंगा, इस मंत्र को आपको सिर्फ 10 बार रिपीट करना है, ऑटोमेटिकली आपकी क्रैब साइकिल डन हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन बना ले, कैसा भी क्वेश्चन बना ले, कितना भी हार्ड, कितना भी सॉफ्ट, कितना भी टिपिकल, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आप नहीं हिला पा रहे होंगे, जो आप नहीं बना पा रहे होंगे, जस्ट बाय दैट वन लाइन। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। सो मिलते हैं कल, पूरी एनर्जी के साथ आइएगा, है ना। चलो भाई, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।